बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाजरीन, आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ सबसे पहले जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? शकील ठीक ठाक हैं? वेलकम अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अमर अली, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में थैंक यू। आपको। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं शकील से, तो हम बात करेंगे इनकी बीट से रिलेटेड जो हमारी आज की टॉप स्टोरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो है आज हम बात करने जा रहे हैं अमर से। हम बात करेंगे आज इंटरमीडिएट डाइट पे, कि ये डाइट क्या है एक्चुअली, किस तरह आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि मौसम भी अब चेंज हो रहा है। तो मौसम जैसे ही चेंज होता है तो इंसान को अपनी सेहत का भी उसी तरीके से ख्याल करना चाहिए। क्या क्या एक्सरसाइज जो है उसके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, डाइट प्लान भी आज इनसे जानेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आज हमारे प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं शकील से। इस टाइम मुल्तान और मुल्तान के साथ साथ मुल्क भर में जो है पासपोर्ट के हवाले से जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से बताइएगा कि शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या रीजंस हैं? पहली बात, रीज़न तो इस वक्त ये नेशनल है। हम्म। पहले ये होता था कि पासपोर्ट देर से मिल रहे थे। वो हर शहर का मसला नहीं था। किसी शहर में टाइम पे मिल रहे थे, किसी शहर में देर से भी मिल रहे थे। तो मुल्तान रीजन का जो पासपोर्ट ऑफिस है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, वो भी मुल्तान यहाँ मौजूद है। तो यहाँ एक बड़ी तादाद आती है लोगों की। और उसके साथ ये भी आपको पता है कि बदकिस्मती कहें या लोगों की खुशकिस्मती कहें कि एक बड़ी तादाद जो है वो मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में जा रही है, रोज़गार के हवाले से, तालीम के हवाले से। तो उस वाले से लोगों ने एडवांस पासपोर्ट्स बनवाना शुरू किए हुए हैं। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई लोग कर रहे हैं, तादाद उसकी ज़्यादा है। मतलब एक दिन में अगर उनको दरखास्तें आ रही हैं, पहले फ़र्ज़ करें एक दिन में 500 दरखास्त उन्हें मौसूल हो रही है। सिर्फ मैं रीजनल पासपोर्ट की बात करूँ, हो सकता है कोई ऐसे शहर हों जहाँ 500 से भी ज़्यादा आ रही हैं, हो सकता है ऐसे भी शहर हों जहाँ 500 से कम आ रही हों। लेकिन जो कि मुल्तान शहर में रीजन पासपोर्ट की बात करें, तो ऑफिस की बात करें, तो यहाँ 500 यूमिया दरखास्तें आ रही थी, लेकिन अब वो बढ़कर 700 से 800 हो गई हैं। अगर हम उसको मंथली कैलकुलेट करें और आगे ले जाएं तो वो लाखों में चली गई। उसका जो बैकलॉग है वो लाखों में चला गया है। तो इतनी गुंजाइश नहीं थी पासपोर्ट ऑफिस में और आगे इनके प्रिंटिंग में, जहाँ से पासपोर्ट की छपाई का काम होता है, कि वो उतने टाइम में उनको पासपोर्ट वापस बनाकर दे सकें। सही। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि जितने लोगों ने, किसी ने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, किसी ने अर्जेंट के लिए अप्लाई किया है, किसी ने फास्ट ट्रैक पासपोर्ट अप्लाई के लिए अप्लाई किया है, हाँ। लेकिन बदकिस्मती से तीनों किस्म के पासपोर्ट जो हैं वो उनकी जो डिलीवरी है, उनकी जो छपाई का काम है, वो ताख़ीर का शिकार हो गया है। आप उसमें देखें जो फास्ट ट्रैक पासपोर्ट है, कुछ माह पहले डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन ने क्या किया था, दौरानिया कम कर दिया था पासपोर्ट्स का, कि आप अगर कोई पासपोर्ट आप 10 दिन में डिलीवर कर रहे हैं तो कम करके आप उसे 4 दिन में दें। जो 4 दिन में दे रहे हैं आप कम करके 2 दिन में दें। लेकिन अब तमाम जितने भी उन्होंने ड्यूरेशन तय किए थे वो सारे जो हैं वो नज़रअंदाज हो चुके हैं। अब कोई भी पासपोर्ट इन टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, उसकी एक बड़ी वजह जो सामने आई है, ये अपना डायरेक्टरेट जो है वो खुद बता रहा है, उन्होंने खुद तमाम पासपोर्ट काउंटर्स में बैनर्स भी लगाए हैं कि लेमिनेशन पेपर ख़त्म हो गया हमारे पास। सही। लेमिनेशन पेपर ख़त्म होने की वजह से छपाई का काम रुका। पहले इनके पास स्याही ख़त्म हुई थी, ठीक है, सही। जो प्रिंटिंग में इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद पेपर ख़त्म हो गया। तो ये एक बड़ी नाअहली है, मुबैना नाअहली कह सकते हैं हम, इस डायरेक्टरेट की भी, हुकूमत की भी, कि वो इस तरह वो चीज़ें, तमाम तर चीज़ें इंपोर्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि आगे इन्हें पता था कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो रुक कर रही है पासपोर्ट बनवाने का, और आगे इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेसिटी पहले से प्लानिंग ही नहीं की गई। तो अब वो बड़ा मसला कैसे सामने आया कि लोगों को पासपोर्ट मिलना बंद हो गए। सही। मैं खुद इस चीज़ को बराह रास्त देखकर आ रहा हूँ। हर हफ्ते हम जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, हम अंदर जाके उन अफसरान से भी बात होती है, जो बाहर लोग खड़े होते हैं उनसे भी बात होती है। अब एक वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके जब बाहर आ रहे होते हैं, गुस्से का चेहरा बना होता है, मायूस भी हुए होते हैं कि हम मतलब इतना दूर सफ़र करके यहाँ से हम पासपोर्ट बनवाने, उन्होंने हमें कहा था कि आप 1 महीने बाद आ जाएं। अब 1 महीने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं तो आगे हमें कहा जा रहा है कि आपका पासपोर्ट ही नहीं अभी आया। तो यहाँ पे ना एक मैं शहरियों को भी पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये बीट करता हूँ तो इन तरह छोटी मोटी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। जब किसी को मैसेज आ जाए ना पासपोर्ट
ऑफिस की जानब से कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है। जिस दिन मैसेज आता है उस दिन आपका पासपोर्ट वहाँ से भेज दिया जाता है। सही। दूसरे दिन जो पासपोर्ट ऑफिस आपका मुतलका पासपोर्ट ऑफिस होता है वहाँ से जाके आपको अपना पासपोर्ट लेना होता है। तो अगर मैसेज ना आए तो आप भी ऑफिस जाकर चक्कर ना लगाएं, आप धक्के ना खाएं, पेट्रोल भी लगाते हैं, अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, तो पासपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे एक अपील भी करते हैं, हम भी करेंगे और आम शहरी तो हमेशा ही करते हैं अपने आला हुकाम से कि पासपोर्ट ऑफिस का लेमिनेशन पेपर अब तकरीबन ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको मुकम्मल किया जाए और पासपोर्ट जो है वो बर वक्त डिलीवर किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है कि हर जवान जो है वो अब बाहर जाने की ख्वाहिश रखता है। वहाँ पे मेरी एक भाई बाहर से आ रहे थे, मेरी उनसे बात हुई, मैंने डायरेक्ट उनसे ये पूछा कि मैंने कहा पासपोर्ट बनवा क्यों रहे हैं, मुझे लगा शायद तालीम के लिए जा रहा होगा या कोई वहाँ पे ऑलरेडी जॉब हो चुकी होगी। वो कहता मैं पासपोर्ट इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि मैं ना जैसे मेरा मतलब मेरा कोई वसीला बने तो मैं बाहर चला जाऊँ। मैंने कहा कौन से मुल्क जाना है, क्या काम कहता बस जहाँ अल्लाह ले जाएगा हम चले जाएंगे। मतलब लोगों के पास अभी खास प्लानिंग नहीं है लेकिन वो ज़हनी तौर पर तैयार बैठे हैं मुल्क छोड़ने के लिए। तो इसलिए एक लोगों की बड़ी तादाद जो है एडवांस में पासपोर्ट बनवाने के लिए भागी हुई है, जिसकी वजह से आगे महकमा जो है वो बैठ गया है, वो इनकी जो है वो पासपोर्ट बनाने की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा। बर्डन बढ़ गया ना एकदम से कि लोगों के लिए भी जो है कि बाहर किसी तरीके से बस बाहर चले जाएं, वो कोई भी सिस्टम हो, किसी तरह तरीका अपनाना हो तो अपना के वो बाहर चले जाएं। अच्छा, इस पे मजीद भी बात करते हैं। अमर से जानते हैं, अमर फिटनेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मौसम भी चेंज है जिस तरह हमने बात की, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, मौसम तो काफ़ी चेंज है क्योंकि इस्लामाबाद से भी आया हूँ तो वहाँ अच्छी खासी ठंड है। यहाँ पे आके फील हो रहा है कि मैं अभी यही कह रही थी, मौसम हम नवंबर का बिल्कुल अब एंड है और दिसंबर को हम वेलकम करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे अभी तक जो है ना फील हो रहा है मैं गलत वार्डरोब उठा के लेके आया हूँ यहाँ पे। हाँ, लेकिन वो सर्दियाँ उस तरीके से हैं नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपके पास अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट अभी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सुबह के वक्त जा सकते हैं। अभी यहाँ पे फॉग नहीं है, धुंध नहीं पड़ रहा है इतना, तो आप रनिंग वगैरह कर सकते हैं। स्मोक ने बहुत ज्यादा खराब किया। स्मॉग है कुछ एरियाज में, बट ये कि एटलीस्ट मोस्टली ग्राउंड्स अभी भी आप सुबह के वक्त ग्राउंड कर सकते हैं। सर्दी की वो कंडीशन नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो कि आपको ट्रेनिंग टाइम चेंज करना पड़े। तो बेस्ट है अगर आप सुबह को उठें और एटलीस्ट वॉक करें। मतलब ये तो नॉर्मल है सबके लिए और सबको ही करना चाहिए। आपके छोटे बच्चे भी हैं, 2-3 साल का बच्चा भी है, लेके जाएं उसे, उसको अभी से आदत डालें। बच्चे आपको देख के सीखेंगे, आप आदत डालेंगे, आप करेंगे वो भी करेंगे। हाँ। तो मतलब मैं जिस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ वो ये है कि पूरी फैमिली फिट हो, ना कि 1-2 लोग जिन्हें जिम का शौक है बस वही फिट अच्छी शेप में और ताकतवर नजर आए, बाकी सारे अजीब से। अच्छा, जिस तरह का माहौल चल रहा है ना उसमें तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि अच्छा यार इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ है, कैसे अपने लिए टाइम, इतने मसाइल हैं उनमें, उन्हीं में ही उलझे हुए हैं। अच्छा, फिटनेस शायद अगर आप इसको एज अ हॉबी भी लें तो फिटनेस शायद वो हॉबी है जिसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। हाँ। आपको सिर्फ नियत बनानी है। आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स हैं, जैसे हमारे यहाँ बॉडी बिल्डिंग कल्चर है जिसको हम जिम कल्चर के नाम से जानते हैं। मोस्टली तो हम यही देखते हैं ना तो नॉर्मल जो जिम्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग जिम्स हैं, वो फिटनेस जिम्स नहीं है। तो बॉडी बिल्डिंग क्या है? बॉडी बिल्डिंग एक लाइक वो हॉबी है जिसमें आप बॉडी को ग्रो कर रहे हैं। आपका टोटल जो फोकस है वो खुद को बड़ा करने पे, अच्छा करने पे। आप अच्छे दिखते हैं शेप में बट मसल को शेप करने पे। उसका फिटनेस से सच वो वाला ताल्लुक नहीं है। सही। फिटनेस लेकिन वो मोस्टली लोग तो यही कहते हैं ना कि बेसिकली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो एक कल्चर टाइम से यहाँ पे आ गया और फिर लोगों ने उसी को प्रमोट किया। बिजनेस भी था, लोगों को आमदनी भी हुई और ऑब्वियसली अगर आप खुद को मिरर में देख रहे हैं और आपको अच्छा दिख रहा है और फिर लोग भी तारीफ कर रहे हैं, मतलब लोगों का फोकस इस तरफ हो गया कि ताकतवर होना जरूरी नहीं, ताकतवर दिखना जरूरी है। तो जिम कल्चर एक रोब भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप इन केस ऑफ नीड आप परफॉर्म कर सकें। लाइक आप बहुत मैसिव हैं, बहुत अच्छी शेप में मस्कुलर है, मैसिव हैं, और फिर 2 लोग आते हैं आपसे स्नैचिंग करके चले जाते हैं, तो आप फिर अपने उस पूरे टाइम को कुछ तो कोसेंगे कि मैंने क्या टाइम जाया किया। सही बात है। उसकी बजाय अगर आप थोड़ा सा स्किल्स पे वर्क कर लेते, नॉट जस्ट द मार्शल आर्ट्स बट बहुत सारी कॉम्बैट से रिलेटेड चीजें, अगर आप उन पे वर्क करते, मतलब फिटनेस के साथ आप स्किल पे भी वर्क करते, तो जो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं उनको आप अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। और मेरी नज़र में फिटनेस ये है कि आप ज़रूरत के वक्त परफॉर्म कर सकें।
फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर जरूरत पड़ रही है, सामने दीवार है, मुझे क्रॉस करना है, मैं कर सकूं। अगर मैं कर सकता हूं, मिसाल हो सकता है मेरे पीछे 10 लोग भाग रहे हैं, हाँ। मुझ में नहीं है इतनी, 10 बंदे से हर बंदा नहीं वो कर सकता, मैं थका हुआ, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो मेरे लिए बेस्ट एस्केप ये है मैं दीवार क्रॉस कर लूं। बट मैं उतना फिट ही नहीं हूं कि मैं दीवार पे चढ़ सकूं, तो फिर फायदा मेरा। हाँ। तो आप ये जनरल में मशवरा दूंगा कि जब आप लोग फिटनेस को फोकस कर रहे होते हैं, तो इस एंगल से इसको फोकस करें कि आप बॉडी को हर तरह से कैपेबल, आपको भागना हो आप भाग सकें, आपको स्प्रिंट करना हो आप स्प्रिंट कर सकें, आपको मतलब थकन कम हो, हाँ बॉडी वेट भी करें, स्ट्रेंथ पे भी वर्क करें ताकि आप ताकतवर भी हों। तो हर चीज को साथ लेके चलना, फिर आप उसको कहेंगे फिटनेस, अदरवाइज फिर उसको आप स्पेसिफिक टर्म से ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अक्सर हम देही इलाकों में जाते हैं ना, तो लोग किस तरीके से दरख्तों पे चढ़ जाते हैं और दीवारों पे चढ़े, वह उनकी भी अपनी कहते हैं ना कि उनकी एफर्ट्स होती वो हैं एक और फिर उनका फिटनेस, हाँ लाइफस्टाइल उनका डिफरेंट है। अभी भी जैसे वो आप देहातों में जाएं तो वो जिस वक्त वो बनी कर रहे होते हैं, तो वो कहीं चला, तो अगर वो सारा दिन करेंगे, 1-2 घंटे भी करेंगे, तो उनकी एक रूटीन है, मतलब उनकी बॉडी कसरत कर रही है, आसान अल्फाज में उर्दू में। अच्छा, कभी नहीं उनमें मोटापा नहीं देखा? उर्दू में हम इसको कसरत बोलते हैं। कसरत का मतलब ये एक चीज आपने बार बार की, ज्यादा तादाद में की, और जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा तादाद में करते हैं, वो आपको इफेक्ट देती ही देती है, अच्छा या बुरा। ट्रेनर्स के पास हम क्यों जाते हैं? ताकि जितना टाइम हम चाहते हैं उस टाइम में जो इफेक्ट है वो हमारी मर्जी का है, और अगर आप ट्रेनर के पास ना भी जाएं, आप कुछ भी करेंगे, आपकी बॉडी वो इफेक्ट दिखाएगी, मतलब आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो कसरत की तरफ ग्रेजुअली इन्वॉल्व होना, मतलब मैं तो इसको ये कहूंगा कि ये फर्ज है हमारा। अगर हम खुद अच्छा होना चाहते हैं, अच्छी नस्ल, अपने बाद की जो जनरेशन है उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो ये पहले मेरा फर्ज है कि मैं फिट हूं। मैं फिट होऊंगा तो मैं अपने बच्चों को कन्विंस करता हूं, बेटा जा कुछ सीख, अदरवाइज वो कहेगा आप नहीं जा रहे, मैं क्यों जाऊं। ऐसे ही है, हम बहुत सारी चीजें, क्योंकि बच्चे तो आपको ही फॉलो कर रहे होते हैं ना, जो पेरेंट्स कर रहे हो। एसामुद्दीन से तो आप शायद मिली हैं, जो छोटा बेटा है मेरा, हाँ, मतलब एक ही बेटा है, 1.5 साल का है, वो मुझे देख के पुशअप्स करता है। अच्छा, मैं अभी तक मिल नहीं सकी, वैसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, मुझे उसको मिलने का वैसे शौक है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं, तो अब तो मुझे तो अब क्योंकि उसके शौक हो सामने रहा है मैं उससे मिलने का। मेरी ये रूटीन है, मैं उसे जिम साथ लेके जाता हूँ। स्टार्ट में जो जिम के लोग थे उनका भी थोड़ा सा था, 1 साल का बच्चा, वो तकरीबन 8-9 मंथ का था, मैं उसे अपने साथ रख रहा हूँ। तो जिम जो बाकी थे, जो क्लाइंट्स थे और जो मैनेजमेंट थी, उन्हें भी इशू था कि बच्चा कैसे यहाँ पे रहता है। उस वक्त बहुत छोटा था, अब तो 1.5 साल से हो गया माशाल्लाह। तो कंसर्न थे कि कैसे ये रहता है और किस तरह करेगा, तंग करेगा, ये वो, बट उसकी हैबिट थी मुझे देखना। अच्छा, उस टाइम से वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख के कॉपी करता है। 1 साल का था, मैंने उसे फुटबॉल शुरू करवा दिया। मतलब हम दोनों फुटबॉल खेलते थे, तो जिस एज में बाकी बच्चे लड़खड़ा के चल रहे होते हैं, उस एज में वो लड़खड़ा के भाग रहा था, मतलब ही वॉज एबल टू टेक रैपिड स्टेप्स। और इसी तरह पुशअप्स उसने करने शुरू कर दिए। अभी वो 1.5 साल का है। चाहते हैं कि वो बहुत कम एज में ही ना माशाल्लाह ऐसे। मैं ये चाहता हूँ कि जिस चीज को सीखने में मुझे बहुत टाइम लगे, और हर पेरेंट का ये होता है, वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनसे 10 गुना बेहतर हो। और उसे 10 गुना बेहतर करने का एक ही तरीका है कि जो आप करते हैं उन्हें दिखाएं। गोरों की बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं, तो हम उनके बच्चों को देखते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही छोटे, हम तो यहाँ बच्चों को बड़ा पैम्पर करते हैं ना, अच्छा पानी में नहीं जाने देना या नहलाना, तो वो तो प्रॉपर अभी ऐसे साल के होते हैं, तो वो उनको स्विमिंग की तरफ भी ले जाते हैं, और प्रॉपर उनकी एक्सरसाइज, साथ में उनका खेलना कूदना, फिजिकल एक्टिविटीज उनकी बहुत ज्यादा होती हैं, जिस तरह उनके बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह बड़े एक्टिव नजर आते हैं। और हमारे यहाँ तो बच्चे इतने पैम्पर्ड होते हैं कि बच्चों के लिए फिर आगे सर्वाइव करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, कि आगे मुश्किलें कैसे वो जो हल करेंगे। पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, वो दोनों एक हेल्दी लाइफस्टाइल में, मतलब बेस हो सकता है वो फिटनेस में ना हो, बट हेल्दी लाइफस्टाइल में फिटनेस एक फैक्टर है। तो जब वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं एक अच्छी एक्टिविटी करते हैं, और बच्चा आपसे कभी भी नहीं सीखता, आप जितना मर्जी उसे सिखाने की कोशिश करें, वो आपको अडॉप्ट करता है। वो जो देखता है वो अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करता है, उसके आसपास जो चल रहा होगा वो उसको करेगा। आप उसे विनर बनाना चाहते हैं, आप उसे विनर्स में रखें। आप उसको बहादुर बनाना चाहते हैं, आप उसके अराउंड बहादुर लोग रखें। बात वही आ जाती है ना, जिस तरह आप अपने बच्चों को गाइड लाइन पे चलाएंगे, जिस तरह उनको गाइड करेंगे, उसी तरीके से चलेंगे। अच्छा, जिस तरह हमने इंटरमीडिएट डाइट आप बता रहे थे, क्या है एक्चुअली और इसका क्या मकसद होता है? आसान अल्फाज में समझाऊं, ये एक वाहिद वो चीज है जो ट्रेनर्स का बिजनेस खत्म कर सकती है। अच्छा, इसके लिए आपको इसको समझने की भी जरूरत नहीं है, आपको इसको सिर्फ फॉलो करने की जरूरत है। मतलब आप लिख लें पेपर पे, रूटीन बना लें, कैलेंडर पे मार्क कर लें, और उसके बाद आपने सिर्फ इसको फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अच्छा, यही चीज दीन भी हमें अलाउ करता है। जैसे कई अहादीस भी हैं, हुजूर पाक की भी सुन्नत है,
और वो ये कि जब खाना अवेलेबल नहीं होता था वो रोजे की नियत कर लेते थे, और जब खाना अवेलेबल होता था वो अफ्तार कर लेते थे। सेम चीज़ ये है कि हम मतलब फास्ट इसको बोल रहे हैं तो सॉर्ट ऑफ हम खाने पीने से खुद को रोक रहे हैं। अच्छा, इनिशियली इसके आप 4 घंटे से शुरू 2 घंटे से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली आपको बॉडी को सॉर्ट ऑफ आदी करना है, मतलब आपको केपेबल करना है। 2 घंटे से शुरू कर लें। आज के दिन मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए फास्ट करना है, कल मैं 4 घंटे के लिए करूंगा, उसके बाद फिर मैं 6 घंटे पे जाऊंगा, 8 घंटे पे जाऊंगा, या आप इसको 4-4 घंटे का भी गैप कर सकते हैं। 4 घंटे, फिर अगले दिन 8 घंटे, फिर अगले दिन 12 घंटे। अब आपने करना क्या है कि आपने उन 12 घंटों में कुछ नहीं खाना, सिंपल, कुछ नहीं खाना, कोई सॉलिड इंटेक नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड इंटेक कर सकते हैं, सिर्फ पानी, पानी के अलावा कुछ भी नहीं। लाइक आप जूसेस नहीं करेंगे, आप शेक्स नहीं करेंगे, आप ग्रीन टी अगर शुगर फ्री है फिर आप कर सकते हैं, दूसरे कहवे कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं कर सकते। सही। अच्छा, 12 घंटे से आप 16 पे भी जाएंगे, 16 से फिर आप 20 पे, 22 पे, 24 पे भी जाएंगे। अच्छा, अगर नॉर्मल बंदा 24 तक भी करे, लाइक आप साइकिल कर लें, आपने हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 दिन आपने इस तरह से करना है। ग्रेजुअल तो आप रूटीन पे जा रहे हैं ना, हाँ। लेकिन 24 घंटे का जो वो महीने में 1 दिन करना है या महीने में 2 दिन करना है, तो आपको वो जो रिजल्ट है ना, पहले महीने में ही आपको रिजल्ट दिखता है। मतलब ये वो चीज़ नहीं है जो बहुत लॉन्ग टर्म जाके आपको 8 महीने 10 महीने में रिजल्ट दे। आप 24 जिस वक्त आप रूटीन से चलते हुए 24 घंटे की फास्ट पे आएंगे, आपको पहले फास्ट के बाद ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, जिस वक्त आप 24 से मूव ऑन करते हैं 36 घंटे, आफ्टर 36 आवर्स एक बैरियर है, ठीक है। ये वो टाइम है जो टाइम बॉडी लाइक अंडरस्टैंड करने और समझने में लेती है, और उसके बाकी प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं, जिसके बाद उसने फैट बर्न करना होता है, जो लोअर बेली फैट है। तो जब आप 36 आवर्स क्रॉस करते हैं, 36 आवर्स के बाद जितना भी आप क्लॉक टिक करेंगे वो आपका प्लस हो रहा है, तो वो समझ लें कि अब आपका बेली फैट जा रहा है। तो जिन लोगों को बेली फैट से मसला है, डाइट से नहीं जा रहा, वर्कआउट से नहीं जा रहा, और ये एक इशू भी होता है जब आप डाइट करते हैं, जब आप कैलोरी डेफिसिट होते हैं, तो आपकी मतलब पूरी बॉडी डाउन होना शुरू होती है। सही। तो आप 36 आवर्स तक अगर लेके जाते हैं, 36 आवर्स के बाद आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लाइक इफ यू कैन गो अप टू 86 आवर्स, 86 आवर्स का मतलब 3 दिन ऑलमोस्ट, 3 दिन आप बगैर खाए सिर्फ पानी पे गुजारा अगर कर सकते हैं, तो लिटरली आपका जो एज है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये इतना मुश्किल वैसे ये कौन करेगा? पहले मैं ये सोच रही हूँ। अच्छा, मैंने इसका जो एक्सट्रीम है वो दिखा दिया, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। हाँ। अगर आप इसको 86 को छोड़ दें, 36 को छोड़ दें, आप सिर्फ 24 पे आ जाए, नॉर्मल है। मतलब अगर मिसाल के तौर पर सुबह मैं 6 बजे उठाऊं, मुझे 6 से 6 12 घंटे हैं, मैंने सिर्फ दिन में नहीं खाना। अच्छा, वही चीज मैं रात को भी कर सकता हूँ। शाम 6 बजे मैंने खाना खा लिया, अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ। रात को तो मैंने सोना ही है। हाँ। तो मैं इस दौरान सिर्फ पानी इंटेक कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब अब इस एंगल से देखें तो ये चीज आसान होगी। रात को तो सोना है। हाँ। और ज्यादा 4 या 6 घंटे आपके जागने के होंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं। एक बार आदी होने के बाद मतलब आपकी एक रूटीन बन जाएगी। हाँ, एक रूटीन बन जाएगी। और आपको वो जब तक आप करते नहीं है चीज, तब तक आसान नहीं होती। और जब आप बार बार करते हैं, जब आप कसरत करते हैं, तो वो चीज आसान हो जाती है। तो ये आसान सा इसका कुलिया है। तो स्टार्ट कर लें, मुश्किल हो रही है रात को ऐड करें। जैसे 36 आवर्स मतलब 2 साइकिल हो जाएंगे, एक दिन रात का हो जाएगा, एक रात या दिन का हो जाएगा। तो आप उसको इस तरह कर लें, रात के साइकिल से शुरू करें। एक रात सो के गुजरेगी, दिन बस आपको किसी तरह से गुजारना है, फिर रात सो के गुजरेगी। सही। तो मतलब दिन में कुछ नहीं खाना अगर आपने 36 आवर्स में जाना है, तो आपने जब आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग पे जा रहे हैं, तो आप सिर्फ उस पे जाएंगे, पानी पे जाएंगे, आप कोई सॉलिड इंटेक नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये अच्छा, ये वही ना, जिस तरह हम रमज़ान में भी अक्सर हमारा ये जो होता है कि हम रोज़े के साथ जैसे होते हैं, वो एक आपकी रूटीन भी तो बन जाती है, फिर उसी तरीके से आप चल रहे होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये जिस तरह सर्दियाँ हैं, इसमें आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। मतलब आपने सुबह अभी नाश्ता किया है, तो आपको फ़ौरन 10-12 बजे फिर आपको भूख लग जाती है, फिर उसके बाद दोपहर में, फिर शाम में, मतलब आपको क्रेविंग रहती है खाने की। बिल्कुल ऐसा है। बट जब आपको रिजल्ट चाहिए, ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो और आपको तैयारी करनी है, तो आपको पूरी रात बैठना पड़ेगा। हाँ। तो वो एक मेहनत है, मेहनत से आप नहीं, आपको हाँ। रिजल्ट चाहिए, आपको मेहनत करनी है। अमर ने रात बताया कि जिसने उम्र घटा ली है ना, वो ये वाली 86 आवर्स you'll look like after every cycle you'll look 2 to 3 years younger without any like जो भी ट्रीटमेंट है उसके बगैर, सिर्फ पानी पे अगर आप कर सकें। 86 घंटे कम नहीं होते। मतलब मैं भी पिछले कोई 2-3 महीने से प्लान कर रहा हूँ, बट मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि रूटीन इस तरह से है। फिर आपकी बाकी एक्टिविटीज होती हैं, तो वो एनर्जी जितनी चाहिए होती है वो आपके पास उतनी नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं? जी जी,
मैं समझ कह रही थी कि पानी के साथ आप समझते हैं कि इतनी उतनी एनर्जी आपकी बाहर रहेगी, आप इतने एक्टिव रहेंगे? जब हम बात कर रहे हैं बेली फैट की, तो आपके पास जो आपका फैट है वो आपका एनर्जी रिजर्व है। तो जब तक आप बिल्कुल श्रिंक नहीं हो जाते, बिल्कुल स्लिम नहीं हो जाते, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रिजर्व मौजूद है। सही। तो पानी से ये जब आप फूड इनटेक कर लेते हैं तो आप बॉडी को रैपिड कैलोरीज, जैसे आपने अगर रोटी खा ली तो आपने रैपिड कैलोरीज दे दी, बॉडी सबसे पहले उसको बर्न करेगा, फैट की तरफ नहीं जाएगा। सही। फैट वो उसका रिजर्व है, वो उसको तब इस्तेमाल करेगा जब खाने मतलब एनर्जी का कोई और सोर्स नहीं मौजूद बॉडी में, खाना नहीं आ रहा, 8-10 घंटे हो रहे, कुछ नहीं खाया, कोई मतलब कैलोरीज ली नहीं है, कोई एनर्जी अच्छी एनर्जी वाली कोई चीज नहीं ली, तो बॉडी फैट को बर्न करना शुरू करता है। बट हमारी रूटीन इस तरह से, हम 3 मील्स के आदी हैं नॉर्मली। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम 4 घंटे का भी गैप मुश्किल देते हैं। अच्छा, इससे मजीद हम आपसे जानते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और इसके साथ ही जी हम बात करते हैं इस टाइम तालीम के हवाले से भी, क्योंकि एजुकेशन इनकी बीट है, तो तालीम भी महंगी है। वैसे तो महंगाई का बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, हर चीज़ कोई जो है आग लगी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो है तालीम के हवाले से हम कहेंगे स्टेशनरी जो है वो भी महंगी हो गई है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मसाइल पैदा हो चुके हैं, तलबा के लिए जो हैं, और साथ साथ जो है बुक्स के हवाले से भी हम बात करेंगे कि वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगी हैं। क्या कहना चाहेंगे शकील इस बारे में? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा ना कि तालीम तो वैसे ही बहुत महंगी होगी है, चाहे आप छोटी क्लास की बात करें या ऊपर बड़ी क्लास पे चली जाएं। तो लेकिन तालीम में जो ये तो फीसें हैं ना, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात करें जो तालीमी अशिया हमें ख़रीदनी पड़ती हैं, अब हमें तो नहीं ख़रीदनी पड़ती, हमारे बच्चे ख़रीद रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि बच्चे ना अपनी पॉकेट मनी से छोटी छोटी चीज़ें ले लेते थे। अब वो सूरत हाल नहीं रही। अब पॉकेट मनी जो है वो अफोर्ड नहीं करती। वो जो बच्चे चीज़ें खुशी से खुद पेंसिल ले ली, मार्कर ले ली, कोई रजिस्टर ले लिया, अब वो सूरत हाल नहीं रही। सबसे पहले मैं पुरानी किताबों की बात करूँगा। पुरानी किताबें पहले ये होता था कि अगर किसी के पास कोई मुतवस्सित तबके से है और वो नई किताबें नहीं ख़रीद सकता, तो वो मार्केट से पुरानी किताबें ख़रीद लेते थे। और मुल्तान शहर में ये जो गुलगश्त मार्केट है, ये सारी मशहूर है इसी हवाले से ना, पुरानी किताबों के हवाले से। तो हर शहर में कोई ना कोई मार्केट, कोई ना कोई दुकान होती है, जहाँ मतलब किसी ने कोई 12वीं क्लास ख़त्म की है, मैट्रिक ख़त्म की है, वो अपनी पुरानी किताबें जाके उनको दुकान वाले को बेच देते हैं। या फिर स्कूल्स वाले, सरकारी स्कूल्स वाले अक्सर ऐसा करते हैं, बच्चों से किताबें कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो दुकानों मार्केट में भेज देते हैं कि आप आगे इनको सेल कर दें। पुरानी नई किताब फ़र्ज़ करें 550 रुपये की या 600 रुपये की मिल रही है, तो उसकी पुरानी किताब अब 200 रुपये की मिल रही है। अगर हम थोड़ा सा 3 से 4 साल या 5 साल पीछे जाएं, तो वही किताब जो 240 में पुरानी मिल रही है, उस टाइम जाके वही किताब को 50 या 60 रुपये में मिलती थी पुरानी किताब। अब वही किताब कई गुना बढ़कर 250 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह आप सोचें, एक पुरानी किताब 240 में ख़रीदनी पड़ रही है एक बच्चे को, और वो भी उसके लिए मुश्किल है, तो नई किताब तो वो नहीं ख़रीद सकता, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसके साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ ही अर्सा पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों को नई किताबें देने से भी इनकार कर दिया था। वो कह रहे हैं कि हमारे इतना कर्जदार हैं, ये इतने पैसे देने, हम नई किताबें नहीं देने वाले। वहाँ से एक नया बुहरान सामने आ रहा था कि बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को नई किताबें भी नहीं मिलेगी। तो वहाँ से शिफ्ट हुए स्टूडेंट्स पुरानी किताबों की तरफ। अब पुरानी किताबों की कीमतें, जो 600 में एक नई किताब मिल रही है, 600 में पुरानी किताब का नया सेट मिल जाता था, अब एक किताब कम से कम 240 से ज़्यादा 300 से 400 तक मिल रही हैं। तो ये एक बड़ा मसला स्टूडेंट्स के लिए बन गया है, अचानक कीमतों का बढ़ना। और उसकी वजह भी हमारे सामने है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अखराजात बढ़े, बिजली की कीमत ख़ास तौर पर बढ़ने से अखराजात बढ़े, तो उसी तरह दुकानदारों के भी कीमतें उनको बढ़ानी पड़ी। तो ये एक वजह सामने बनी। लेकिन साथ में जो स्टेशनरी का सामान है, जिसमें बैग्स आ जाते हैं, पेंसिल्स आ जाती हैं, उसके साथ कॉपीज आ जाती हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बच्चे ने हर हाल में ख़रीदनी है, ठीक है। लेकिन अब उनकी कीमतों को मैं कंपेयर करूं तो कुछ साल पहले की कीमतों से, ठीक है, अब 20 रुपए वाला, 30 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, ये 100 रुपए वाला रजिस्टर नहीं रहा। कम से कम 100 में मिलता है, लेकिन गुड क्वालिटी कोई खास देखने को नहीं मिलती। तो कल हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे, ये कोई हमारा अपना तजिया नहीं, हम खुद स्टूडेंट्स मार्केट में भी गए हैं, दुकानदार से भी बात की है, वालिदैन से भी बात की है, और कल हमारा तमाम तर न्यूज़ वर्क जो है वो इसी चीज़ पर था। हमने छोटे स्टूडेंट से भी बात की है, बड़े से कॉलेज के स्टूडेंट से भी बात की है।
वो खुद स्टूडेंट्स, हम उनको ये कह रहे हैं कि हाँ बेटा आजकल आप लोग किस कीमत पर चीज़ें खरीद रहे हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक है, कीमत ठीक है, वो स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं कि अब हमारे लिए रजिस्टर्स लेना मुश्किल हो गया। सही। आपने खुद भी ये स्कूल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, पहले हर सब्जेक्ट का अलहदा रजिस्टर होता था। अगर आप इंग्लिश का अलहदा बना हुआ है, मैथ्स का अलहदा बना हुआ है, उसके लिए हम सारा सिस्टम अलग किया होता था। अब चूंकि एक रजिस्टर अच्छे वाला लेने जाएं तो वो 200 में मिल रहा है, 170 में मिल रहा है। तो एक वालिद जो जिसकी बड़ी कम आमदन है, वो अपने बच्चे को हर मजमून के क्या रजिस्टर लेके दे सकता है? नहीं लेके दे सकता। वो 8 रजिस्टर नहीं लेके दे सकता, 7 रजिस्टर नहीं लेके दे सकता। अब वो कर क्या रहे हैं, हमें साजा ने भी खुद बताया कि अब हमने एक एक रजिस्टर पर 2-2, 3-3 मजमून का काम शुरू करवाया हुआ है, क्योंकि हम ना बच्चों को डांट सकते हैं, ना वालिदैन पर प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि आगे उनकी इतनी आमदन नहीं रही, उतनी इस कीमतें इतनी हैं कि वो वालिदैन हर चीज़ें नहीं खरीद के दे सकते। तो पेपर महंगा होने की वजह से रजिस्टर्स की कीमतें बढ़ी। अब इस वक्त अलहदा पेपर की कीमत को देखें तो पेपर कुछ पिछले माह पहले एक कांस्टेंट प्राइस में चल रहा था 280 रुपये फी किलो में। अब पेपर की कीमत मजीद बढ़ी है, डॉलर की कीमत में नुमाया कमी हुई, पेट्रोल की कीमत में भी नुमाया कमी हुई, लेकिन पेपर की कीमत में उल्टा 20 रुपये इजाफा हो गया है। अब 280 से 300 तक मिलता था, अब 320 से 350 रुपये फी किलो में मिल रहा है। अब एक तो इन्होंने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर खरीदने हैं, साथ में ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये वो माह होते हैं जब स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है और उनके टेस्ट स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो इन दिनों स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए पेजेस भी चाहिए होते हैं। सही। अब इदारों ने हाथ उठा लिया। पहले ये होता था कि इदारे ना स्टूडेंट्स से फंड इकट्ठे करते थे, जो छोटे इदारों की बात करूं, बड़े इदारे तो सालाना फीस के चक्कर में सारा खर्चा वालिदैन से निकाल लेते हैं। अच्छा, फिर भी उसके बावजूद भी स्टेशनरी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बाहर से ही परचेज करनी पड़ी होती हैं। बाहर स्कूलों में होता है कि आपको स्कूल जो है प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके वो चार्जेस ले चुके हुए होते हैं। पाकिस्तान का ये जो है एक्ट है कि तालीम मुफ्त है, ठीक है ना, तालीम और सेहत ये हमने इनको मुफ्त देनी है, लेकिन वो सूरत हाल नहीं, जिस तरह हम अस्पतालों के मसाइल भी डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं अक्सर बात करती हूँ हमारी बेसिक चीज़ें ही नहीं है। हमारे चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम सेहत की बात करें, तो ये तो हमारी प्रायोरिटीज़ में कभी शामिल ही नहीं रही ना। ये तो बच्चों एंड में ही है बेचारा। हम आम बंदे की बात करें तो वो तो इसी में ही पिसता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो खासतौर पर जो मजदूर तबका है या जिनकी बड़ी कम आमदन वाले, महाना कम आमदन वाले हैं, वो इतने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा। अगर वो सरकारी स्कूल में भेजता है तो सरकारी स्कूल के असातिज़ा कल कहते हैं कि हमारी महाना शायद फीस वो 20 रुपये लेते हैं। कहते हैं वो बच्चे 20 रुपये फीस तक वालिदैन देने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम उनसे ये इतने महंगे रजिस्टर, इतनी महंगी किताबें कहाँ से उनको प्रेशर डालें। वैसे भी आज के दौर में जिस तरह तालीम महंगी हुई है, जिस तरह फीसों में इजाफा हुआ, फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम जहाँ बच्चे आपके जो है वो 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब तो लोगों ने अब स्कूलों से भी हटा दिया है। एक बच्चे को पढ़ाना, तालीम दिलवाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। कि अगर आपने एक वालिदैन चाह रहे हैं कि हमारा एक बच्चा जो है वो वैसे तो यही होता है कि भाई तमाम बच्चे जो अच्छी तालीम हासिल करें, उनका एक अच्छा फ्यूचर बन सके, लेकिन हमारे यहाँ पे जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं और जिस तरह महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपने अगर घर में 4-5 बच्चे हैं तो शायद एक को पढ़ा पाएं, शायद एक को भी ना पढ़ा पाएं जिस तरह के हालात हैं। ऐसा ही है, जिस तरह वो कहते हैं ना कि अगर नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर वो एक बच्चे की शादी कर लेना, 4 से 5 साल वो इस काबिल नहीं होते कि दूसरे बच्चे की शादी कर सके। यही सूरत हाल अब तालीमी हो गई है। अगर वो एक बच्चे को अच्छे स्कूल में ले जाए ना, तो उसकी फीस और 1 साल बाद जब वो अगली क्लास में प्रमोट होता है तो उसके जितने अखराजात सामने आते हैं, इतने फंड दे दें, ये बुक्स इन्होंने प्राइवेट स्कूल्स की बात करूँ तो बुक्स लगवाई होती है इन्होंने अपनी अपनी कंपनीज की, अपने अपने सिलेबस लगवाए होते हैं। कम से कम सिलेबस जो है वो 4000-5000 रुपए का, छोटे से छोटा प्रेप की बात करें वो मिल रहा है। मैं खुद अपनी फ्रेंड के बच्चों के लेने के लिए कोर्स के मैं तो हैरान परेशान कि आपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दाखिला कराना है तो आपकी बुक्स जो है वो 10 से 12 हजार की आपकी जस्ट ओनली बुक्स हैं। यही तो बाकी के खर्चे तो फिर एक बच्चे पर इतना आपका लग गया है तो आप बाकी बच्चे भी वैसे प्रमोट। जी, एक और रीजन ये भी है कि अगर किसी फैमिली से कोई एक बंदा ग्रेजुएट कर गया और इमेजिन करें उस पर कितना एक्सपेंस हो गया और मार्केट में जॉब्स की क्या कंडीशंस है, तो एक ग्रेजुएट को जब जॉब नहीं मिलती तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं बाकी लोगों को उस लाइन पे प्रोग्रेस कराने के लिए कि अच्छा पहलों को नहीं मिल रहा, बाकी क्या करेंगे, बाकी क्या करें। हाँ, तो बहुत सारे मसाइल तो हमारे मसाइल ही इतने ज्यादा हैं। हम बेसिकली हमारे इज्तमाई मसाइल हैं और इज्तमाई तौर पे हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। हम लोगों में बहुत सारे लोग समझदार हैं और वो जानते भी हैं, उनके पास सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन वो अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के वो सॉल्यूशंस कर रहे होते हैं और वो विलिंग नहीं है एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, अमल करने के लिए। तो
तो मतलब हम इज्तमाइयत में क्या वो बोले, मुझे टर्म दिमाग से निकल रही है, तो हम एक लाइक नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका शिकार है, जिसमें हम बातें भी कर रहे हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं, हमारे पास वसाइल भी कहीं ना कहीं होंगे, बट हम सिर्फ करना नहीं चाह रहे। वही ना, हम अक्सर बात करते हैं कि हम लोग हम एक बंदा कहे ना कि अच्छा यार मैं ये काम करूं, शायद इससे आप अपनी सेटिस्फेक्शन भी होती है कि यार मैं गलत काम ना करूं, तो लोग अच्छा यार एक बंदा क्या कर रहा है, एक बंदे के कुछ ना करने से क्या हो जाएगा, तो लोग ये भी सोच रखते हैं ना, अच्छा तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, इससे क्या हो जाएगा, मुआशरा चेंज हो जाएगा या कोई तब्दीली आ जाएगी खास, लोग इस तरह का माइंड भी रखते हैं ना। तो वही आ गई ना कि इनफरादी तौर पर हर कोई अपने आप को काम कर रहा है, लेकिन वो इज्तिमाई तौर पर कहीं कोई अपना वो जो इनफरादियत है वो इज्तिमाइयत में नहीं कन्वर्ट हो रही। हम लोग कर रहे होंगे, मैं भी अपनी जगह कर रहा हूँ, आप अपनी जगह कर रही होंगी, बट फिर ये कि हमारा कोई एक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि सेम माइंडेड पीपल कोई कम्युनिटी बना के चलें। और दुनिया में प्रोग्रेस सिर्फ कम्युनिटी से होती है। अगर आप कम्युनिटीज में रहते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, तभी आप प्रोग्रेस करते हैं। आप अकेले रहते हैं, सिस्टम से दूर रहते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो है। अच्छा, इसके साथ साथ हम हायर एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि इस टाइम जो हायर एजुकेशन साउथ का जो मॉडल कॉलेजेस का मंसूबा था वो कहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल, मॉडल कॉलेजेस का मंसूबा इसने लोगों को बेचैन भी बहुत ज़्यादा किया था। मैंने पहले भी शो में बड़ी तफसीली बात की कि लोग समझ रहे थे कि प्राइवेटाइज कर रहे हैं इदारों को, लेकिन वो तो मामला ठंडा पड़ गया है फ़िलहाल। आपको पता है स्कूल्स बंद हुए, कॉलेजेस बंद हुए, असातिज़ा एहतजाज पे रहे। उनके मुतालबात तो और भी थे, लेकिन साथ में ये भी था कि आप प्राइवेट क्यों कर रहे हैं इदारों को। तो मुल्तान ज़िला से 2 कॉलेज मुंतखब किए गए थे, जिसमें चुंगी नंबर 6 का गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस था और दूसरा कॉलेज था शाहरुख नियालम पर वुमेन कॉलेज। इन 2 को सिलेक्ट किया गया था मॉडल कॉलेज बनाने के लिए। अब 2 में से एक कॉलेज की सरबराही करनी थी DPI साउथ पंजाब डॉक्टर फरीद शरीफ ने, दूसरे कॉलेज की सरबराही करनी थी एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ पे तारिक महमूद साहब ने। अब बदकिस्मती ये है कि जो शाहरुख आलम का कॉलेज है उस पर तो काम शुरू हो गया है, लेकिन जो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है वो अभी वैसे का वैसे पड़ा है। सही। अब दोनों मॉडल कॉलेजेस, आपको पहले ही बताया था कि मॉडल कॉलेजेस एक ऐसा कॉलेज बनाने जा रहे हैं जहां पे वो 100% अपनी फैसिलिटीज़ देंगे और जितने उनके प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ 37 स्कीम्स इस वक्त इनकी चल रही हैं साउथ पंजाब में, जो इन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉलेजेस में चला रहे हैं तालीमी मयार को बेहतर करने के लिए, स्टूडेंट्स को सहूलियात देने के लिए। अब वो हर कॉलेज में नहीं लग पा रही थी, तो वो इन कॉलेजेस में 100% लागू करेंगे। अब उसके लिए इन्हें फिर तमाम तर चीज़ें भी चाहिए होंगी। अब मैं फिगर्स की बात करूं तो गवर्नमेंट जो कॉलेज है फॉर वुमेन, वहाँ पे कुछ ही दिन पहले ये बात सामने आई है, 600 लड़की के पास चेयर नहीं होती थी, वो नीचे बैठती थी। अब उन्होंने मॉडल कॉलेज बनाया है, तो मॉडल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो बाकी कॉलेज के लिए रोल मॉडल होगा, लेकिन वहाँ पे इस तरह की चीज़ होना कि स्टूडेंट्स अभी भी नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये उन पर सवाल था। वैसे यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है हमारे पास, एक बड़े अच्छी थी जिसमें हर तबके के और हर तरह का बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल कर रही थी। अभी तो उन्होंने जब से उसको यूनिवर्सिटी बनाया और उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है यहाँ पर कॉलेज हम कहें तो मुमताज़ाबाद वाली साइड पे वो जाता है, तो वो एक कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां कैसे जा सकती हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है ना। 2000 जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ ना, गवर्नमेंट शाहरुख आलम वाले की, उसमें 2000 लड़की इस टाइम पढ़ रही है और उसमें से 600 लड़की अभी के पास चेयर नहीं थी, लेकिन वहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 600 की बजाय 800 चेयर भेज दी है, ठीक है। अब जो उसका एक ऐसा हिस्सा था जो बिल्कुल वीरान पड़ा था, किसी संभाल में नहीं था, जहाँ पे बड़ी मनफी सी बात है ये कि कूड़ा क्रिकेट पड़ा होता था कॉलेज का सारा वहाँ, हालांकि उसको इदारे से उठाना चाहिए था। अब उस पर भी काम वो कर रहे हैं। बाकी चीज़ें हैं, कॉलेज चीज़ का एक स्ट्रक्चर बाहर से बेहतर बना रहे हैं, लेकिन एक और बुरी चीज़ जो हर दफ़ा मैं हाईलाइट भी करता हूँ कि ये स्टूडेंट्स की तालीम और तरबियत में बड़ी कमी रह रही है। कॉलेजेस में कैंटीन्स नहीं दी अभी तक इन्होंने, दूसरा प्रैक्टिकल लैब के इक्विपमेंट्स अपडेट नहीं किए इन्होंने, तीसरा लाइब्रेरी उस तरह से फाल, लाइब्रेरी में वो पुरानी 1990 की सारी किताबें पढ़ी हैं। दावे कर दिए जाते हैं पर उनके ऊपर अमल दरामद कभी नहीं होता। नाज़रीन, इस पे मजीद भी जानेंगे, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा अमर, क्योंकि डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपने ये बताया है ना कि जो लोग थोड़ा सा इस डाइट को अपना लें, ये वैसे एक थोड़ी मुश्किल है, इस पर एफर्ट ज़्यादा है, लेकिन आप इस पे भी लाजमी बताइएगा कि जो लोग नहीं कर सकते, जो थोड़ा चाहते हैं कि डाइट भी साथ साथ अच्छी रहे और साथ में आपकी फिटनेस भी रहे, खाते पीते रहे आप, तो वो भी आप लाजमी बताइएगा। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब आपने मुझे गाइड करना है कि मुझे अपनी एज से 5 साल यंग होना है बट फिट रहते हुए, और मैं बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे क्या गाइड करेंगे? डॉक्टर को और किसी डॉक्टर की तरफ कंसल्ट करेंगे? हाउ मच ही और शी विल चार्ज? जस्ट गैस। अच्छा खासा। मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, इट गोना बी अ मिलियन मोस्ट क्योंकि प्रोबेबली। लोगों का ना एक इन्होंने बिजनेस की तरफ लोग चले गए हैं कि अच्छा आपने किसी को मशवरा भी देना है ना, तो आप उसके लिए पहले अच्छा बिल्कुल, खासा चार्ज करेंगे। मशवरा फीस भी शुरू हो चुकी हुई है। अरे अच्छा, पहले कहते थे मशवरा मुफ्त है, अब मशवरा मुफ्त अभी एक नहीं ट्रेंड चल रहा है। है एस्थेटिक क्लिनिक्स का, हाँ। लाइक दे डू फिलर्स। फिलर्स आपकी एज कम नहीं करते, प्रॉब्ली आपकी स्किन को थोड़ा सा बस स्मूथ कर देंगे, एज हाँ। कम नहीं करते। मैं जो बात कर रहा हूँ आपकी एज कम के, बगैर किसी फिलर्स के आप अच्छा, जो लाइक यू लोग कैन नहीं यू कर लुक सकते, यंगर। एक जिस तरह हमारी रूटीन है या जिस तरह हम चल रहे हैं, एक होते हैं फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं, मतलब उन्होंने अपने आप को हर हाल में अपने आप को फिट रखना है, अपनी डाइट को मेंटेन करना है। कुछ लोग इस बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग बहुत ही इसको, जिस तरह मैं हूँ मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं जाती, फूडी भी हूँ, खाना पीना भी है, लेकिन उस तरीके से नहीं है कि अच्छा आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली जिम जाना है, आप एक ही चीज़ पे फोकस नहीं रख सकते। अच्छा, मैं वो वाली चीज़ कंप्लीट कर लूँ फिर इसका जवाब देता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वैसे कहीं पे भी ट्रीटमेंट्स के लिए जाएं, कम से कम 1 मिलियन 10 लाख तो खर्च होने ही होने हैं हाँ आपके। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ मैं जो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ वो सिर्फ 86 घंटे है। आपको सिर्फ ट्रेन करना है खुद को। हाँ। आपके कोई खर्चा ही नहीं लग रहा, आपके पैसे ही नहीं लग रहे, सिर्फ मोटिवेशन है और आपका विल पावर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। करके देख लें, ना रिजल्ट हो तो फिर मतलब बात की जा सकती है कि हाँ नहीं फायदा हुआ, बट इट वर्क्स। और इसके बहुत मतलब ये तो सिर्फ कह रहे हो ना कि एज आपकी कम दिखती है, यू लुक लाइक जस्ट यंगर, आपका फैट परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, बॉडी फैट बहुत डाउन हो जाता है। ऑब्वियसली 36 घंटे के बाद फिर आपका साइकिल है और आप 36 से 86 क्रॉस कर चुके होंगे, तो इमेजिन बॉडी कितना फैट बर्न कर लेगा। सही। अच्छा, ये भी है कि हर बंदा 86 पे नहीं जा सकता, नहीं ठीक जा है। सकता, हाँ। बहुत कोई हेल्दी है, बहुत ज्यादा फैट है, तो फिर तो वो जा सकता है, स्किनी लोग नहीं जा सकते। उन लोगों के लिए शेप में रहने के लिए 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे बहुत है। मतलब ऐसा भी नहीं है, जस्ट इफ आई इमेजिन कि कोई 14-15 साल की बच्ची है, वो स्किनी है, बस उसे फिट होना है और वो शुरू कर दे मैं 36 घंटे कुछ नहीं खाना, तो आपको खाने की जरूरत, आपको मतलब खाना है, आपको ये करने की जरूरत वो तो नहीं है। फिर मेरे ख्याल में नजर भी नहीं आएगी। हाँ, तो दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि कुछ लोग लाइक करना भी चाहते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते, मोटिवेशन नहीं हर आता। किसी की अपनी बेसिक जो मसरूफियात भी फैक्टर होती है हैं। वो है हाँ। मोटिवेशन। आपको, आपके पास अनलेस कोई ड्राइविंग फैक्टर ना हो, ड्राइविंग फोर्स ना हो, आप नहीं करते। ठीक है, मुझे भी अगर मुझे पानी पीना है, पानी नहीं मौजूद होगा शायद मैं नहीं उठूंगा, बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगेगी मैं तो उठूंगा ही नहीं। तो सेम चीज ऐसे, जब तक या तो आपको अंदर से हंगर हो कि हाँ मुझे ये चीज करनी ही करनी है, मुझे खुद को इस खूबसूरत शेप में देखना ही देखना है, तो फिर आप करते हैं। दूसरा, आपकी जैसे मैं कह रहा था कम्युनिटी, तो आप उस कम्युनिटी में चले जाएं जहां लोगों के लिए ये सारी चीजें नॉर्मल है, आपके लिए भी नॉर्मल हो जाएंगी। और लोगों को करता देख के आप थकते नहीं हैं, आप इजीली वो सारी चीजें कर लेते हैं। तभी हमारा जो ग्रुप क्लास का स्ट्रक्चर है वो इसीलिए है, ताकि आप जब ग्रुप में जाते हैं तो फिर बाकियों को करके देखते हैं, अच्छा वो भी तो थक रहा है, क्या हो गया, स्वेट कर रहा है, मैं भी थोड़ा कर लूँ। तो वहाँ पे आपको मतलब मोटिवेशन भी आता है, विल फैक्टर भी आपका रहता है, और इजीली आप मतलब रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, और जो CRF एक्सरसाइज है वो क्या कार्डियो के हवाले से? और CRF बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी मतलब स्केलेटल जो आपका जितना भी सिस्टम है, आपका जो सेल्स हैं, इवन बचपन में हम पढ़ते थे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया तक आप समझ लें कि ऑक्सीजन कैसे जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है। अच्छा, इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसको एनहेंस कर सकते हैं, और सिंपल कार्डियो वर्कआउट, रनिंग, जॉगिंग, वो सारी चीजें जो आपको थोड़ा सा सांस चढ़ाएं, इवन ब्रीथिंग से भी आप कर सकते हैं। सुबह उठें, स्टैंडर्ड 35 to 40 ब्रेथ्स, अच्छा, डीप जो ब्रेथ्स लोग करें। वॉक नहीं कर सकते, ट्रेडमिल का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्या ट्रेडमिल आप समझते हैं कि बेहतर है, या उससे आपको जो है आपकी एक्सरसाइज, जिस तरह आप पैदल चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, उससे उसकी? ग्राउंड ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्राउंड में जब आप वॉक भी कर रहे हैं तो आप जमीन को पीछे पुश कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी स्टार्ट से एंड तक एक बड़े पैरामीटर पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है।
ट्रेडमिल पे उस तरह नहीं है, वो एक मूविंग बेल्ट है जो मूव कर रहा है, आप सिर्फ पाँव रखेंगे वो आपकी आधी एफर्ट कम कर देगा। और सेम जो लोग अगर ट्रेडमिल पे कोई बंदा 10 किलोमीटर भी भाग रहा है, जब वो ग्राउंड पे आएगा वो नहीं भाग सकेगा। हाँ, तो ये चीज है। हाँ, अगर कुछ नहीं है, ट्रेडमिल कर रहा है तो इफेक्टिव है, ट्रेडमिल भी इफेक्टिव है, बट कंपैरेटिव टू द ग्राउंड उतना इफेक्टिव नहीं, ग्राउंड ज्यादा बेहतर है। सही। ग्राउंड पे वॉक ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी जिस तरह सर्दियां हैं, विंटर्स हैं, इसमें आप क्या समझते हैं, क्या डाइट प्लान होना चाहिए अगर तमाम लोगों के लिए, एक सिंपल सा जिसमें वो अच्छी एक हेल्दी डाइट ले सके? बहुत, अगर मैं आसान सा बताऊं, जैसे ही आप उठें तो दही या चिकन सही 50 ग्राम, ठीक है, ये आप इंटेक कर लें। मतलब ये पहले घंटे का है, बिल्कुल पहले घंटे का। इसको आप नाश्ता कंसीडर करना चाहते हैं, नाश्ता कंसीडर कर लें। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस नहीं कर रहे तो आप इसके बाद जब नाश्ता करेंगे, नाश्ते में नॉर्मल जो भी आप ब्रेड लेते हैं, रोटी लेते हैं, पराठा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस घी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दूध लेते हैं, बेहतर है। दोपहर में कोशिश करेंगे अपने खाने के साथ सैलेड मस्ट ऐड करें, मतलब डिफरेंट वेजीज हों। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने टमाटर को काट लिया, दही में मिला दिया, अब आपने उसको सलाद बोल दिया। तो सैलेड से मुराद ये है कि डिफरेंट वेजीज आप करें, क्योंकि हर सब्जी में कुछ ना कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए। तो आप जब ज़्यादा लाइक टाइप की चीजें मिक्स करेंगे तो आपके ज्यादा चांस है कि आप ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स और बहुत सारी चीजें आपको। अच्छा जी, हमारे पास टाइम भी अब खत्म हो गया है, बहुत सारी चीजें जानी थी हमें। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। शकील, आपको भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिटनेस ट्रेनर भी हैं, और आज इनसे हम जिस तरह अभी अमर से हम बात कर रहे थे, उसी तरीके से जो है हम उमर से भी जानेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज हैं, और फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से भी इनसे जानेंगे, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अभी आजकल जो हमारी नौजवान हैं वो कितना इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, इस हवाले से भी इनसे जानेंगे। तो अभी सबसे पहले तो आपका उमर एक्सपीरियंस जानते हैं ना, आपका ओवरऑल कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। मुझे 7-8 साल हो गए मेरे ख्याल से शुरू किया, और मैंने मतलब अपने इस टाइम लैप्स में बड़ा सीखा है, ठीक है, अपने कोचेस से, सर अमर से, ठीक है, अपने पहले कोचेस से। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब आप एक चीज़ के पीछे लग जाते हो ना। हाँ। तो बस फिर आप उसी की मैनिफेस्टेशन में सारा टाइम और वो सीखने में, बिल्कुल ऐसा है। सही। अच्छा, जिस तरह अमर अभी, क्योंकि वो बहुत मोटिवेट करते हैं ना तमाम स्टूडेंट्स को भी, और अभी खुद भी वो अपने आप को भी मोटिवेट करते हैं। हाँ, तो अमर के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मेरी ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा मोटिवेशन सर अमर के साथ आके बनी थी, ठीक है, मार्शल आर्ट्स की, एमएमए की। क्योंकि एक तो वो हमारा भाइयों की तरह, मतलब मेरे बड़े भाई की तरह है वो, ठीक है। मेरे को बड़े भाई थे नहीं, ठीक है। तो वो बस जिस तरह मैं उनसे मिला, वो बस ऐसा एक कनेक्शन था, ठीक है। बाकी भी हमारी टीममेट्स का वो ऐसा कनेक्शन था कि यार अब बस ये हमारे बड़े भाई हैं, इनसे हमने सीखना है, ठीक है। और वो सिखाते भी इस तरह थे। तो बस आपके उस्ताद हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है, और आप उस एक स्टेज में आ गए हो। डांट भी बहुत भी पड़ती होगी कि नहीं? बहुत, वो डांट नहीं पड़ती थी, वो लेग किक्स पड़ती थी। अच्छा, मिक्स मार्शल आर्ट्स में जाहिर सी बात है बहुत सारी फाइट्स आ जाती हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आपकी एक्सपर्टीज जो है वो किस में है? अब एमएमए बेसिकली मिक्स है, ठीक है। हर स्टाइल का मिक्स है, हर स्किल का मिक्स है, बिकॉज ये एक ओपन एंडेड फाइट होती है, ठीक है। इसमें मतलब आप जुजुत्सु यूज कर सकते हो, आप ग्रैपलिंग यूज कर सकते हो, आप बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, इसमें हर चीज इंक्लूडेड होती है। मेरी एक्सपर्टीज बेसिकली, मैं अपने आप को अच्छा बॉक्सर कहूँगा, ठीक है, और एक अच्छा ग्रैपलर कहूँगा। सही, ठीक है। मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। मैंने इसको ज़्यादा सीखा है, ताकि क्योंकि उसमें बेसिक्स बेसिकली एमएमए के ना, मेरी नज़र में मैं अचीव कर चुका हूँ, मैं रीच कर चुका हूँ। सही, ठीक है। तो मेरी फाइट्स में भी मैं ज़्यादा यूटिलाइज वही स्किल्स करता हूँ। मैं बॉक्सिंग ज़्यादा यूटिलाइज करता हूँ, बॉक्सिंग यूटिलाइज नहीं कर पाता तो मैं ग्रैपलिंग, आई गो फॉर ग्रैपलिंग। और बेसिकली इस तरह है। सही हो गया। अच्छा, जिस तरह हम अभी अमर से भी बात कर रहे थे सीआरएफ एक्सरसाइज के हवाले से, कार्डियो के हवाले से, आप उस पे जो है किस तरह आप बताते हैं ये जो एक्सरसाइज है ये एक तो फिटनेस के हवाले से कितनी फ़ायदेमंद है, किस तरह आपको इसके फ़ायदे मिल सकते हैं, ये थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। अच्छा, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बेसिकली ये है कि मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं
कि आपकी बॉडी की एबिलिटी, आपके हार्ट की एबिलिटी ऑक्सीजन पंप करने की आपके मसल्स को, ठीक है। आप फटीग ना करें, आप गैस आउट ना करें, ठीक है, वर्कआउट करते हुए। इसमें होता ये कि अक्सर लोग थक जाते हैं, ठीक है। आप जिम जाते हैं, ठीक है, वो लोग थक जाते हैं। आप रनिंग करते हैं, वो थक जाते हैं। इसकी बेसिक जो इस ओवरऑल इसका मॉड्यूल है ना आपके CRF का, ठीक है, वो बेसिकली ये है कि उसमें वर्कआउट्स आते हैं, एरोबिक वर्कआउट्स, रनिंग हो गया, आपकी स्प्रिंट्स हो गई, ठीक है, आपकी स्किपिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ठीक है। इस तरह के वर्कआउट्स आते हैं जिसमें आपकी बॉडी हाई इंटरवल ट्रेनिंग कर रही है, ठीक है। इसी में एक वही होता है, इसे हिट वर्कआउट कहते हैं, हाई इंटरवल ट्रेनिंग, टाइम इंटरवल। तो उसमें होता ये कि आप ना छोटे छोटे इसमें रखते हैं, क्या कहते हैं, रेप्स रखते हैं, रेपिटेशन रखते हैं, एक एक सेट करते हैं विदाउट गैप्स। आप वर्कआउट कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। इसके सेट्स बन जाते हैं। तो बेसिकली इसमें होता है कि आपने अपने आप को, आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, आप एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली, और हमें MMA में, मैं इसको अगर उसके साथ जोड़ूं MMA के साथ, तो हमें सबसे ज्यादा किराया ही कार्डियो जाता है, ताकि आप फाइट के वक्त थक ना जाए। एमेच्योर फाइट्स होती हैं, वो 3-3 मिनट का एक राउंड होता है, ठीक है, 3 राउंड्स होते हैं, वो 9 मिनट का होता है। वो ज्यादा एक्टिव होता है और ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होता है एक 90 मिनट के मैच से, फुटबॉल के। आप उसमें भाग भी रहे हैं, लेकिन आपकी MMA के अंदर आप एक 9 मिनट के एमेच्योर मैच में आपकी बॉडी ज्यादा क्या कहते हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो, आप ऑल द टाइम एक्टिव हो, ठीक है, आपका माइंड एक्टिव होता है, ठीक है। विच इज वाई आपकी बॉडी भी एक्टिव है और आप मतलब अंडर, आप ऑब्वियसली अंडर कोई भी स्ट्रेस काम जो है वो आप इजीली कर भी सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह अभी बहुत ज़्यादा जो हेल्दी, जिनके ऊपर हम कहते हैं ना ओबेसिटी पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा जिन लोगों को मोटापा होता है, जाहिर सी उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। कार्डियो एक्सरसाइज उनके लिए कितनी बेहतर है? सबसे बेहतर उनके लिए कार्डियो एक्सरसाइज। एक ना एक गलत एक बात बैठी हुई है क्योंकि एक तो काफी, उनको सांस का मसला होता है, इवन के स्टेयर्स भी चढ़े या कुछ काम बिल्कुल, भी हल्का सा भी कहीं पैदल चल रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं सांस का बॉडी मसला मसल हो तक जाता पहुंच है। सकता ना। हाँ। उनने वो, अब देखिए, अब कभी जिम्स में जाएंगे ना, बॉडी बिल्डिंग वाले जिम्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे वहां पे ना ये जो ओबीस लोग होते हैं, कोई मोटा है, ठीक है, या कोई ज्यादा वेट है, टू बी ऑनेस्ट, तो वो वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो स्लोएस्ट वे है, ठीक है। आपकी बॉडी फैट लूज करने का ना वो स्लोएस्ट वे है। बॉडी लूज नहीं करती, उल्टा आप मसल बना रहे होते हो और आप घर जाके उतना ही खाना खा लेते हो, ठीक है। आप डाइट भी नहीं अपनी कंट्रोल करते, आप वेट्स भी उठा रहे हो। आप बेसिकली उसे इन बॉडी बिल्डर्स के फिटनेस टर्म्स में होता है कि आप ना बल्क कर रहे हो, अपने आप को बल्क करने लग जाते हैं। इसलिए देखते हैं कि यार पेट के ऊपर से भी फैट नहीं जा रहा है, ठीक है, आपके बाइसेप्स पे भी फैट आ रहा है, मतलब फैट भी नहीं, मसल अब गेन करना शुरू करते हैं। उसमें है कि कार्डियो वर्कआउट ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है। वो कार्डियो नहीं करते। अच्छा, हम लोग अक्सर देखते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो है वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं ना। अच्छा, वो ज्यादा आप जिस तरह पहले था कि अभी तो हम लोगों के लिए आसानियां भी बहुत हो गई हैं, अब हम साइकिल से तो बहुत ही दूर हैं। खैर, बच्चों में भी हमारे देखते थे कि एक्टिविटीज होती थी, बच्चे स्कूल जो है वो साइकिल पे जा रहे हैं, वापसी भी साइकिल, तो वो भी एक फिटनेस के हवाले से जो है वो बच्चों में भी और बड़ों में भी। अभी भी हम बात करें, काफी आर्मी के लोग जो है वो इस तरह साइकिलिंग कर रहे होते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद होता है बजाय कि आप मशीनरी पे जाएं। एग्जैक्टली, वो रनिंग करते हैं। हाँ, वो सुबह एक आप एक चीज देखेंगी हमारी इंडस्ट्री में ना, MMA की इंडस्ट्री में, ठीक है, हम ना हमारी एक रूटीन सेट है, ठीक है। हमने फिटनेस को ना, ठीक है, अपने जिम के टाइम को 2-3 घंटों को, ठीक है, अलॉट किया होता है कि यार हमने मतलब इस टाइम में ये करना ही करना है। ये नहीं है कि यार हमने मतलब जॉब से आ गए, बिजनेस से आ गए, ठीक है, काम करके आ गए, नहीं। अब घर आके आपके पास अगर 8 घंटे ना फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, हमारा होता है कि हम 3 घंटे जिम लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारी आप आर्मी में देखती हैं, ठीक है, वो लोग फिट होते हैं, वो उनकी बेसिक रूटीन ही है। वो सुबह 5-6 बजे उठते हैं, ठीक है, उनका एक रनिंग का सेशन होता है। इवन दो जो क्या कहते हैं, चेक पोस्ट पर उनके लोग बैठे होते हैं, ठीक है, हमारे बॉर्डर्स पे जो आर्मी है, सही है। अच्छा, इसमें फिर डाइट का ख्याल किस तरह रखना चाहिए? अब अगर ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी क्या डाइट होनी चाहिए? अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये मेरे ख्याल से मैंने पहले भी एक बार बात की थी, पर्सन टू पर्सन ये मैटर करता है कि किस वेट कैटेगरी का बंदा है, ठीक है, किस वेट कैटेगरी का है, ठीक है, उसने वेट गेन करना है, उसने वेट लूज करना है, ठीक है, उसे मसल गेन करने की ज़रूरत है, उसे फैट लूज करने की ज़रूरत है। तो डाइट का तो इसमें काफ़ी डिफरेंट रोल है, लेकिन सिर्फ ये है कि अगर आप कार्डियो को बीच में रखें ना और कार्डियो आप करते रहें, तो दैट इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू लूज वेट,
ठीक है, दैट इज व्हाट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर लंग कैपेसिटी। और आप साथ साथ उसके बिल्कुल साथ साथ आप ऑक्सीजन भी आपके मसल्स को पहुंचेगा, आप थकेंगे नहीं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, ठीक है। मतलब आप 3-4 आप मेरे ख्याल से अब 15-20 मैंने देखा है मेरी वेट के मेरी हाइट के लड़के, ठीक है, वो 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ते थक जाते हैं, ठीक है। और वो बस ये है कि खैर हमारे आजकल वैसे सबके हालात हमारे मुआशरे में आप थोड़ा सा भी चले या आप कोई थोड़ा सा हैवी काम कर लें या आप पैदल चल लें तो आपको फौरन से होता है कि आपका सांस जो है वो फूलने लग जाता है और आप थकावट का शिकार हो जाते हैं, सुस्ती होने लग जाती है आपको। तो ये हम यूथ में भी स्पेशली हम जितने भी हमारे नौजवान हैं चाहे वो यूनिवर्सिटी भी जा रहे होते हैं तो उनके ये मसला है। बिल्कुल ऐसी रेगुलरली देखें एक्टिविटीज नहीं है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज उस तरीके से नहीं है, स्पोर्ट्स में हम लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं करते। इवन दो हमारे खैर आजकल लोगों ने जिम जाना शुरू किया हुआ है, ठीक है। अच्छा सारे भी नहीं जाते, बड़े कम लोग जिनका बड़ा फोकस होता है। अब जिम्स बन गए ना, हर गली मोहल्ले में एक जिम बना हुआ है, ऐसे ही। तो चलो पहुंच गए अब, लेकिन आप वहाँ जाके देखो ना एक वहाँ पे ना अक्सर मेरे मुल्तान के अंदर मेरे बड़े जानने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग जिम्स में, MMA के जिम में, तो मेरी जब भी उनसे बात होती है ना वो फिटनेस ट्रेनर्स कहते हैं यार, वो इशारा करते रहते हैं, कहते हैं वो देखो वो क्या कर रहा है, ठीक है। और वो उल्टा मजाक उड़ा रहे होते हैं, कहते हैं इसने पूछना नहीं है हमसे क्या करना है, ठीक है, ये ऐसे ही लगा हुआ है। वो इसीलिए उस तरह के लोग ना फिर प्रोग्रेस भी नहीं देखते। ये मसला है लोगों के साथ, जिम चले जाते हैं पता नहीं होता कर क्या रहे हैं। इसीलिए फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको गाइड करने के लिए होते हैं। जिम में 5-5, 6-6 होते हैं, आप जाके उनसे पूछो। वो फिर इसलिए जिस तरह मैंने डाइट का पूछा था क्या क्या होना चाहिए क्या। अच्छा देखिए डाइट का पर्सनली देखिए मैंने वेट लूज करना होता है, ठीक है, मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, ठीक है। मैं अपना पानी का इंटेक मतलब मैं वाटर फास्टिंग भी कहते हैं इसे, ठीक है, मैं वाटर फास्टिंग करने लग जाता हूँ। मैं पानी ज़्यादा रखता हूँ, एक दिन मैं वैसे 2 दिन से ज़्यादा गया नहीं हूँ आज तक, लेकिन मैं 1-2 दिन सिर्फ पानी पे वो गुजारा करता हूँ। वर्कआउट थोड़ी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर दी, ठीक है, कार्डियो वर्कआउट रखा अपना, ठीक है, लेकिन उसमें फिर अपना उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो कहते हैं, ठीक है, पानी में डाल लेते हो, जैसे हम ORS कहते हैं, तो वो डाल लिया ताकि बॉडी को बेसिक वो होता है कि एनर्जी बॉडी में रहे, बरकरार रहे, बरकरार रहे, हम कहते हैं ना कि हाँ, नमकियात की कमी ना हो, नमकियात की कमी मत हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मेरा मशवरा ये है कि अगर आप डाइट नहीं कर सकते ना, ठीक है, और आप डाइट मतलब कुछ लोग नहीं कर सकते, वो कहते हैं अच्छा यार हम फ्रूट्स खा लेते हैं, ठीक है, हम डेली के फ्रूट्स रोटी छोड़ देते हैं कुछ लोग, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता जब तक आप वर्कआउट नहीं साथ करेंगे, ठीक है, तब तक और जब तक आप बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल सही। मजीद भी जानेंगे उमर से। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमें गेस्ट ने उन्होंने ज्वाइन किया है जी। हमारे साथ मोहम्मद अरसलान खान मौजूद हैं जो कि साइबर लॉज एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज हमने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा और मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस जो है ये भी बड़ी ज़रूरी है और इसके बारे में भी लोगों के हवाले से कि मेल के हवाले से क्या क्या इस टाइम जो है ना कि जैसे हम बात करते हैं औरत के हवाले से कि हिरासमेंट की जाती है, इसी तरह मेल्स के हवाले से जो है वो मेल्स को किस तरह हिरासमेंट का शिकार होते हैं, वो क्या लॉज हैं और क्या एहतियात करनी चाहिए जी, ये आज हम अरसलान से जानेंगे। अरसलान, मेल वैसे मैंने आते ही सबसे पहले ये बात की कि मेल्स हिरासमेंट के बारे में जो है वो लोगों के लिए बड़ा ये है कि अच्छा ये ज़्यादा तो हम औरतों के हवाले से बात करते हैं हिरासमेंट का शिकार होती हैं, मेल्स किस तरह से होते हैं? देखिए, जैसे कि आपने देखा कि कुछ अरसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे तमाम मेल्स, अभी चूंकि हम स्पेसिफिक मेल्स की बात करें, जब भी हैरेसमेंट का वर्ड आता था तो सबके माइंड में ये आता था कि शायद लड़कियां ही हैरेस होती हैं, फीमेल्स ही हैरेस होती हैं ऑफ एनी एज, आइदर दीज आर माइनर और मतलब कोई ज़रा बड़ी एज की हैं। जो मैंने देखा बतौर एक्सपर्ट साइबर लॉज, क्योंकि मैटर रिपोर्ट हो रहे हैं, लोग आके बता रहे हैं, देयर आर मेनी मेल्स जो विक्टिमाइज हुए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर हम बात करें कानून साजी की, ठीक है, पीका 2016 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में ऑफेंस अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर, वहां नेचुरल पर्सन का जिक्र है, फाइन, कि उसमें मेल भी है
हाँ, उसमें फीमेल भी है, उसमें माइनर भी है, ठीक है। तो उसमें बेसिक जो प्रोविजन है वो अवेलेबल है, ठीक है, कि उसमें मेल भी हैरेस हो सकता है, और अगर कोई विक्टिमाइज होगा तो उसके लिए दैट्स अ कॉग्निजेबल, नॉट पेलेबल एंड हीनियस ऑफेंस हैविंग पनिशमेंट ऑफ 5 years, 7 years and 10 years और विद फाइन अप टू 5 million rupees और विद बोथ। हमने देखा, ठीक है, कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कुछ अनासिर, कुछ गैंग्स जिसमें ये लड़कियां भी शामिल हैं, ठीक है, इनका काम था कि कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है, जो कोई मतलब लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, उसको ट्रैप किया जाता है, ठीक है। उसको ट्रैप करने के बाद वही मोहब्बत का झांसा, अब वो शादी का वादा नहीं, ठीक है ना, ये मोहब्बत का झांसा है कि आप बहुत अच्छे हैं। अब असल में प्रॉब्लम फिर वही है कि आज जिसकी तारीफ करो शायद वो खुद मतलब वो डूबता ही चला जाता है कि मैं वाकई इतना अच्छा हूं। अब उस मेल को नहीं पता कि पीछे क्या प्लानिंग चल रही है, ठीक है। मीटअप से शुरू होते हैं। आपकी बात काट रही हूँ, आज के दौर में आप समझते हैं मेल्स बहुत ऐसे जी मासूम फिर रहे हैं, मासूम फिर रहे हैं। देखिए अब पर्सन विद गुड हार्ट, उसके ऊपर कोई भी ऐसा पर्सन विद अ स्पेसिफिक माइंडसेट प्लांट कर दिया जाए कि तुमने इस बंदे को ल्यूर करना है, ठीक है, तुमने इस बंदे को इस डायरेक्शन में इस जगह तक लेके जाना, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई लड़की मतलब लाइक टारगेटेड है, एम्ड है कि भाई ओके फाइन, वो प्रोटेक्टेड है पीछे से, गाइडलाइन है उसके पास पीछे, और उसने एक मर्द को टारगेट करना है, तो मर्द को टारगेट करना मैं समझता हूं कि इस मतलब हमारे मुआशरे में बहुत आसान है, ठीक है ना। 2-4 मैसेज कर दो, थोड़ी सी तारीफ कर दो, थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट कर दो, वो डूब, क्योंकि देखें हमें मर्दों को, मैं समझता हूं मेल्स को घरों में वाइफ्स बहनें उतना अप्रिशिएट कोई नहीं करती, ठीक है ना। जब कोई एक वो बाहर की बंदी अप्रिशिएट करेगी, वो कहेगी लो इसको तो मेरी पहचान हुई है, बस वो उसको फिर डुबाते हुए ले जाएगी उस जगह तक जो उसका टारगेट है, फाइन, वहां जाके by at their happy moments, whatever it is, or whatsoever the type, it can be in the form of a chat, कि आपकी जो मेरे साथ चैट है उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है, I'll make it viral, आपने जो मुझे वॉइस क्लिप्स की हैं, आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है, आपकी जो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके बिहाफ पे ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देयर आर मेनी थिंग्स जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें ये होता है कि आपको फेसबुक पे कोई अनजान लड़की मैसेज करेगी, उसका नाम सो एंड सो होगा और सो एंड सो तरीके से आपको ल्योर करती हुई फ्रेंडशिप ऑफर करेगी, और फ्रेंडशिप ऑफर करने के बाद फौरन ही आपके साथ नंबर एक्सचेंज होगा और आप उसको जानते भी नहीं होंगे, और आप उसके साथ व्हाट्सएप पे बात करने लगेंगे, और अगले ही मिनट सेकंड में वो आपको सेक्सुअली जो है वो ल्योर करेगी और आपको इंड्यूस करेगी कि उसके साथ वीडियो कॉल के ऊपर बात करें। फाइन, आपके सामने भी एक वीडियो चल रही होगी, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये वही बंदी है जिससे आप बात कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप इतना बहक चुके होंगे कि आप उस बंदी को, चूंकि आपने कभी देखा ही नहीं है, आपको क्या पता कि वो कौन सी बंदी है। बज़ाहिर वो बंदी सामने होगी, लेकिन पीछे ये कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जिन्होंने आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना, और अगले ही मिनट बाद या अगले ही दिन आपको मैसेज आ जाएगा कि जनाब आपकी एक जो वीडियो है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जिस लड़की के साथ आपने बात की थी ना वो मर्डर हो गई है, ठीक है, अब उसका गैंग मुतहर्रिक होगा। आप उसके साथ सेक्सुअली रिलेशन में थे, अब आप अगर इस रेप के केस से बचना चाहते हैं, आपने उसके साथ क्या किया है, आप उसके साथ किस रिलेशन में थे, तो जनाब इतने पैसे इस जैज कैश में भेज दें, इस बैंक अकाउंट में भेज दें, तो आपके चैनल के थ्रू आई एम प्रिटी श्योर ऑन दिस फैक्ट कि आज भी आपका ये प्रोग्राम चलते हुए जो मेल्स इसको सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूं 5 से 10% मेल अभी भी इस तरह के जराइम का शिकार हो रहे हैं। इस टाइम भी कोई मेल बैठा हुआ वीडियो न्यूड बनवा रहा है अपनी, ठीक है, तो आपके चैनल के थ्रू मैं तो कह रहा हूं रोही चैनल तो सदका जारिया कर रहा है, फाइन, ये रोही चैनल सदका जारिया कर, देखिए किसी मर्द की इज्जत महफूज हो रही है, ठीक है ना, सुन ले मेरी मैं इधर तो मुखातिब हो जाए जरा,
बात ये है कि वैसे तो हम अक्सर बात करते हैं जी खवातीन, इसमें तो अब दोनों का आ जाता है ना, चाहे सोशल मीडिया आया उसमें हम चाहे बात करें कि मेल है या फीमेल है, दोनों इसका शिकार हो रहे हैं। अच्छा, समटाइम आपके बहुत सारे ऐसे केसेस में होगा जहाँ पे खवातीन बहुत इनोसेंट होंगी, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर मेल बहुत इनोसेंट होंगे या इस तरह की। अच्छा, पीछे बहुत सारी वजूहात भी होंगी, जिस तरह आपने गैंग का जिक्र किया, या कोई किसी को इस तरीके से जो है फंसाना चाह रहा होता है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड हो गया, कोई आपकी पर्सनली कोई क्लैश है, कोई आपकी इस तरह से जेलसी वाले एलिमेंट जो है वो हमारे मुआशरे में तो बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, इसको देखते हुए आप किसी को कामयाब होता देख नहीं सकते, तो आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जिससे कुछ इस तरह का हो जाए कि वो बंदा आपके हाथ चढ़ जाए। लेकिन मेल अगर फीमेल नहीं भी है तो मेल भी तो मेल को जो है वो हैरेसमेंट वो कर। देखिए, अगर इम्पर्सनेट कर रहा है, ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए। हाँ। एक लड़के ने बोला कि लाइक आई लाइक दागर, ठीक है, आपका दोस्त बैठा है, फाइन, उसने क्या किया, उसने एक फेसबुक की आईडी बनाई, वो आपका दोस्त है, आपके साथ है, फाइन, उसने वो आईडी बनाई, उस लड़की के नाम से आपको मैसेज किया, आपको मैसेज करके आपको ये बोल रहा है कि ये वही लड़की तुम्हें मैसेज कर रही है, आपको साथ साथ सपोर्ट कर, मैनी केसेस जो रिपोर्ट हुए, ऐसे ही है, साथ ही उसको मैसेज करके कहता है कि अपना क्लिप भेजो। उसने कहा 2 मिनट मारे, उसने 2-4 दिन 5 दिन की गपशप के बाद, आपको पता है ये जो बॉयज हैं, यंग जनरेशन है, ये फौरन ही सेक्सुअली रिलेशन पे आती है, फौरन ही वो इस तरफ जाती है। ये बॉयज जो टीनेजर्स बॉयज हैं, इवन मैंने बड़े मतलब ओल्ड एजेड पर्सनालिटीज को भी देखा कि फौरन वो कम टू द पॉइंट आ जाते हैं कि फाइन जी, अभी हमने ये न्यूड होके बात करनी है, अब हमने वीडियो कॉल पे बात करनी है, क्लियरली वो। अब देखिए, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, हैविंग अ स्पेसिफिक माइंडसेट, वो तो चाहते ही है कि ये जो बेसिकली ये जो वो जिनसी मकड़ा कह लें जिसको, ठीक है ना, ये आए इस टॉपिक पे और दे आर वेटिंग फॉर दिस थिंग, ठीक है ना, वो उधर बात करता है, उधर वो उसको टारगेट कर लेते हैं कि चलो जनाब आ गया अब निशाने पे, फाइन। मैडम, कितनी देर लगती है स्क्रीन रिकॉर्ड होने में, मुझे बताएं। ये स्नैपचैट पे भेजूंगा, स्नैपचैट पे वंस टाइम व्यू करूंगा, अच्छा, ओले तुझा मोबाइल काट के उसकी वीडियो बना लेनी है। अच्छा, अब कहीं पे भी सिक्योर नहीं है। अच्छा, मोस्टली लोग अब आपसे जिस तरह जो अगर इस तरह के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा आपके पास स्नैपचैट है, स्नैपचैट पे बात कर लें। अच्छा, आप कुछ आपके मैंने मतलब मुझे कहीं पे भी आप सिक्योर नहीं है। मैंने देखा एक लड़की, आई विल नॉट मेंशन द नेम ऑफ दैट गर्ल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब लाइक शी वाज माय क्लाइंट, मैंने उसके सेल फोन में एक लड़की को ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट भेजते हुए देखा, एंड शी वाज ल्योरिंग हर, उसको टारगेट कर, मैंने कहा ये आपको टारगेट करेंगे, ये मुझे कंटेंट आता है, ये बंदी है, ये मुझे ये न्यूड कंटेंट भेज रही है। मैंने कहा अगर आप इस बंदी को जानती हैं, आई कैन मेक हर अरेस्ट, ठीक है, आपके चैनल के थ्रू आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई बंदा आपको सेक्सुअली इंड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, आपको सेक्सुअली फेवर्स देने की कोशिश कर रहा है, बी वाइज, बी साइबर वाइज, ठीक है ना, आपने अपना ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी सूरत सेल फोन पे कैप्चराइज नहीं होने देना। अगर कोई मेल, देखें इस तरह भी हुआ, ये तो मैंने फेसबुक का बताया ना कि आपको रिक्वेस्ट आएगी, हाँ। आप उससे न्यूड होके व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, आप रिकॉर्ड हो गए, नो वरी एट ऑल, ब्लैकमेल नहीं होना, ठीक है ना, उनकी कोई इनडिसेंट डिमांड्स नहीं माननी, ठीक है ना, कोई आप गवर्नमेंट ऑफिसर, देयर आर मेनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो ये हो रहे हैं, ठीक है, आप रिपोर्ट करें मैटर को, ठीक है, तो इट्स नॉट बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, बी ब्रेव। एक और चीज, आजकल लड़कों को कॉल्स आती, ठीक है, मिस्टेकनली कॉल्स आएंगी, ठीक है, आपको फौरन ही, बेचारे लड़के तो बैठे इसी इंतजार में कि कोई खूबसूरत सी लड़की मैं अभी कह रही थी अरसलान आपको कितनी कॉल्स मैडम आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आती है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं मेल हूं, मैं तो बड़े प्राउड से कहता हूं कि मेरी उम्र हैरेस करने की या हैरेस होने की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पकड़ने और छुड़वाने में लग गया, ठीक है ना, तो मुझे समझ जल्दी आ गई, मतलब आप जानबूझ के हैरेस होना चाहते हैं। नहीं मैडम, हम इसको एंजॉय करते हैं ना कि देखें कोई बंदा हमें
कैसे ल्योर करने की कोशिश कर रहा है या कैसे मैसेज करता है, कैसे इसकी प्लानिंग क्या है, हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा उम्र इतना हो गया मैडम, उम्र गई आप तो नहीं हस्बैंड कर चुका फौरन कहने हुआ, अरे नहीं तो हुए हो तो बता दो, अब आज हमारे पास आए हुए जो रिलेशन बन जाता है मेरा। सही है। अच्छा इसके बारे में भी जिस तरह खवातीन के हवाले से हम बात करते हैं लॉज हैं, उसी तरीके से मेल्स के हवाले से क्या लॉज हैं, क्या पॉलिसी है? मैडम वही लॉ है, वही सेम लॉ है, 21P का इसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, वही सजा है। ठीक है, अगर कोई फीमेल भी किसी मेल को हैरेस करेगी ऑन द बिहेस्ट ऑफ सम ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डेटा जो उसने कैप्चर कर लिया है, एक्स वाइफ है, ठीक है, एक्स आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अच्छा ये भी भी है, ये तो चले आपने एक बात कर ली, ये एक आपने किसी को आप किसी का अफेयर है या गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने ये काम कर लिया, मियाँ बीवी का देखें ये कितना एक खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन लोग मतलब मैं ये हैरान हूँ, इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने हैं कि जो मैं समझती हूँ लोग मेंटली सिक हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कि मियाँ बीवी को कैसे हैरेसमेंट। मैडम देखिए अभी हमने देखा कि वो आमिर लियाकत जो डिजीज है उनकी वाइफ ने, आपने देखा पाकिस्तान में ही हुआ ना कि उनकी वाइफ जो जिसने कैप्चराइज की थी, ठीक है ना, कमाल है। देखिए अगर इफ यू आर इन दैट मच बॉन्डिंग के फाइन यू आर मतलब वाइफ ऑफ दैट पर्सन जो भी विक्टिमाइज्ड है, व्हाई यू कैप्चर्ड दैट वीडियो, फाइन एंड ओके इफ यू हैड कैप्चर्ड, आप वो वीडियो शेयर और वायरल कैसी हो गई, ठीक है ना। इट मीन्स कि अगर कोई भी वीडियो कोई भी हैप्पी मोमेंट्स आपके मोबाइल फोन में मौजूद हैं और बाद आपने उसको शेयर और वायरल किया कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए, मैं तो सिर्फ बता रहा था ये ऐसा है, ये ऐसी है, ठीक है ना, तो ये जो मैं जो सिर्फ बता रहा था ना, इट्स वेरी हीनियस ऑफेंस। आपने किसी बंदी को अगर आपने उसको ऑब्जेक्शनेबल हालत में, अच्छा नंगा डेटा नहीं है भाई, ऑब्जेक्शनेबल अगर है तो तब भी तो भाई सीधी सी बात है, अगर एक लड़की, मेनी थिंग्स वर देयर, एक लड़की बेचारी, देखें हमने देखा आजकल रिश्तों के मसले मसाइल चल रहे हैं, हर घर में है, मेरे भी घर में होंगे, आपके भी घर में होंगे, सबके घर में मौजूद है, ठीक है। मैं समझता हूं आजकल तो बेटियों से ज्यादा बेटों के नसीब की बात की जाती है कि अल्लाह ताला इसको जरा कोई सही मामलात इसके बन जाए, रोजगार हो जाए, अच्छी बीवी। बात यह है वो बच्चियां मोहब्बत के झांसे में जल्दी आती हैं, ठीक है, उनको ये जो हमारी जो टीनेजर्स जो यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग बॉयज हैं, दे आर माय ब्रदर्स, ठीक है, एंड आई विश कि वो इस प्रोग्राम को देखें, इससे सीखें। इवन लड़कियां भी वो किसी पिज्जा पे चले गए, किसी कॉफी शॉप पे चले गए, वहां जाके सेल्फी बन रही है, वहां जाके जनाब वो लड़की उसको शोल्डर के ऊपर हाथ रख के बैठी है, ठीक है, गाड़ी में एक दूसरे को फूल दे रहे हैं, इवन एक दूसरे को मतलब किसिंग भी कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो पिक्चर्स बनी हुई हैं। जब उस लड़की की शादी हो गई या उस लड़के की शादी हो गई तो उस ओपोनेंट पार्टी को पता चला ना, जब पहली बात है तो उसने देखा मेरे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास तो ये मोबाइल फोन में ये कंटेंट है। मैंने मैडम लड़कियों के स्क्रीनशॉट पे लड़कियों को डाइवोर्सेस होते देखे, ऐसे ही है ये, मतलब कि फिर ये क्या असल में वो जो फिर अगर ऐसा कोई मैटर हो जाए, चाहे वो आपकी हस्बैंड के लिए आपको मसूल हो, चाहे वो आपकी वाइफ के लिए आपको मसूल हो, तो भाई कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। वी आर लिविंग इन 2023, हर बंदा जो है वो खता का पुतला है। अगर किसी ने किसी को ल्योर करके उसका कोई डेटा ले लिया, उसके साथ बात कर ली, पिक्चर्स शेयर हो गई या इवन कॉफी पिज्जा भी हो गया, तो भाई इतने ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बी वाइज, आप भी जो करेंगे वो कुछ समझदारी का काम नहीं करेंगे। आप डाइवोर्स कर देंगे या लड़की कह देगी जी मैंने इससे डाइवोर्स ले लेनी है, तो मसले का हल कोई नहीं है ये, ठीक है ना। तो आपने सियाणपति दिखानी है, समझदारी से चलना है, अपने मामलात को सीधा रखना है, पास की वजह से अपना फ्यूचर खराब नहीं करना। जी ठीक हो गया। अच्छा मजीद भी आपसे जानते हैं अच्छा उमर, जिस तरह जो लोग कार्डियो कर रहे होते हैं, आप समझ जो मोस्टली लोग होते हैं जो बीमार भी रहते हैं, जिस तरह शुगर के पेशेंट हो गए या हार्ट का या जिसको बीपी का इशू रहता है, उनको ये एक्सरसाइज उनके लिए कितनी बेनिफिट है? उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है एक्चुअली। मेरे अपने जानने वालों में इस तरह के लोग हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर का इशू है या शुगर है, ब्लड प्रेशर का थोड़ा मसला हो तो वो इस तरह की एक्सरसाइज जो है उनमें से ज़्यादा एक्टिव है ना, ठीक है,
वो सुबह उठ के वॉक पर ज़रूर जाते हैं, ठीक है, वो बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है, वो वर्कआउट थोड़ा बहुत करते रहते हैं, इतना नहीं जितना हम करते हैं, लेकिन वो वर्कआउट वगैरह करते रहते हैं, सही, ठीक है। तो ये इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अ पर्सन जिसको शुगर है या ब्लड प्रेशर का भी इशू है, इट्स कोर्स इट इज़ बेनिफिशियल। जो स्पेशली हार्ट के पेशेंट्स हाँ, हार्ट के पेशेंट्स को तो बकायदा डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं, हाँ, कि आप अपनी एक्टिविटी रखें, आप बैठे ना रहें सारा टाइम। हमें भी कहते हैं अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हो तो आप खैर हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन वो लोग जो ऑफिस में बैठे होते हैं, ठीक है, नहीं उठते, ठीक है, उनको ज़्यादा चांस होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है, मतलब वो लोग 8-8 घंटे एक कुर्सी पे बैठे, एक्सरसाइज नहीं, उठ के वॉक कर लें, रनिंग कर लें, ठीक है। अच्छा, ज्यादा रनिंग तो नहीं कर सकते ये लोग, या हल्की फुल्की रनिंग, भागने लगे नहीं ये नहीं करना। चलिए जी, मजीद इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ अरसलान, अब हम एक देखते हैं कि आपकी फेक कॉल्स भी होती हैं, अच्छा दरखास्तें भी आपको इस तरह की झूठे मुकदमात जैसे होते हैं, उसी तरीके से झूठी कंप्लेंट्स भी होती हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या सज़ा होती है, या उनको किस तरीके से पकड़ा जा सकता है, और उनसे डाटा जो है वो किस तरह हासिल करके उसको डिलीट भी किया जा सकता है? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। देखें, आई नो कि आप हैरेसमेंट से रिलेटेड ही झूठी दरखास्तों की बात कर रही हैं। हाँ। देखिए, वैसे तो किसी भी क्रिमिनल केस में, ठीक है, झूठी दरखास्त, फॉल्स इम्प्लीकेशन, ये कंसेप्ट बड़ा आम है। अच्छा, जहाँ भी जैसे खवातीन को बहुत राइट्स मिल रहे हैं, तो वहां से फौरन होता है कि अच्छा किसी से आपने बदला लेना है, तो आप कुछ इस तरह का मैनिपुलेशन की जाती है। देखिए, पुलिस का काम या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, साइबर क्राइम है या क्राइम सर्कल है, जो भी फाइन, या कोई भी पंजाब पुलिस का थाना है, देयर ड्यूटी व्हेन दे गेट अ कंप्लेंट, ठीक है, फ्रॉम अ कंप्लेनेंट और विक्टिम, whosoever it is, either it's a male, either it's a female, fine, after getting the complaint, fine, ये उसके ऊपर FIA इंक्वायरी करती है, ठीक है, क्योंकि इनका मैंडेट है पहले इंक्वायर करना है, ठीक है। जो पंजाब पुलिस है वो पर्चा दर्ज रजिस्टर करती है, इफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन रिपोर्टेड, ठीक है ना, तो वो पंजाब पुलिस उसके ऊपर FIR दर्ज रजिस्टर बाद में इन्वेस्टिगेट करती है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यूरिंग इंक्वायरी, फाइन। अगर कोई फर्द वाहिद इंक्वायरी के दौरान या पर्चे की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साबित होता है कि जनाबे वाला इस बंदे ने, कंप्लेनेंट ने झूठी दरखास्त दी थी, ठीक है ना, he wasn't need for that, मतलब इसने किसी को डैमेज करने के लिए, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, मतलब मुखालिफ पार्टी की alleged पर्सन की, ठीक है, या मतलब alleged पर्सन अपनी बेगुनाही साबित कर लेता है, फाइन। Every person is innocent in the eye of law until unless not proved guilty in the court of law, fine. Ipse dixit of the police is not the binding on the court, and the duty of the police officer is to only collect the evidences. आपका तफ्तीशी जो है ना, वो कोई आपको सजा जजा नहीं करेगा, फाइन, वो आपको गुनहगार लिख दे, परवाह कोई नहीं है, जज ने आपको बरी कर देना। अगर आप अपनी बेगुनाही कोर्ट में साबित करते हैं, वो आपको बेगुनाह लिख दे, अगर मुखालिफ पार्टी आपके खिलाफ एविडेंस कोर्ट में पेश करेगी तो ऑनरेबल कोर्ट आपको घसीट लेगी उस केस में, नंबर वन थिंग। अगर कोई तफ्तीशी आपको उस स्टेज पे बेगुनाह लिख दे, या ऑनरेबल कोर्ट में आफ्टर द प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल आप बेगुनाह तस्वर हो जाते हैं, ये डिक्लेयर हो जाते हैं, या आपको अनाउंस कर दिया जाता है, आप एक्विट हो जाते हैं केस में, आफ्टर द टाइम अपील्स वगैरह का जो टाइम है 30 डेज या 60 डेज है, वो गुजर गया, कोई अपील भी नहीं हुई, उसके बाद आपके पास जो है ना एक वो है, मतलब एक फॉर्म अवेलेबल है, सिविल उसमें भी, क्रिमिनल उसमें भी। आप 182, ठीक है ना, झूठी दरखास्त देना, झूठी कंप्लेंट के ऊपर कि किसी बंदे ने आपके खिलाफ दरखास्त दी, उसके खिलाफ पर्चा, मतलब उस पर पर्चा हुआ, वो इन्वेस्टिगेट हुआ, आप वहां गए, जो प्रोसेस है, और उसके बाद आप उसमें से बाइज्जत बरी हो गए, ये 3 इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए, और उसका मैलिस था, उसके पास रीजन थी, आपके पास रीजन है कि इसने मुझे क्यों डैमेज किया, और आपके जो डैमेज हुए आप, तो आप क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं,
आप सिविल डिफामेशन सूट भी दायर कर सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है, कि भाई आपके इस कंडक्ट की वजह से इवन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो भी इन्वॉल्व होंगे, आप उनके खिलाफ डैमेजेस के सूट भी कर सकते हैं कि आपके इस कंडक्ट की वजह से, आपके इस मिसयूज ऑफ पावर्स की वजह से जो आपकी मैलाफाइड इंटेंशंस थी, ठीक हो गया। इसमें अगर हम बात करें पीका की, हैरेसमेंट की, अब जब से ज़ैनब मर्डर अलर्ट के साथ देखें सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, फाइन, हर बंदे के हाथ में सेल फोन मौजूद है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने जब जहां एंटी रेप एक्ट बनाया, जहां इस तरह के जराइम को काबू पाने के लिए ऐसी कानून साजी की कि ऐसे मुल्जमान कानून की गिरफ्त से बच ना पाए, चाहे वो जिनसी मकड़े हों, चाहे वो जिनसी मकड़ियां हों, चाहे वो किसी गैंग का मेंबर हो, चाहे वो कोई किसी का दिमागी मसला हो कि जनाब किसी लड़की की मैं इज्जत को खराब करूंगा। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज हैं, उन्होंने, हमारी स्टेट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी इतना एम्पावर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुडिशरी को भी इतना एम्पावर किया है कि इनको सबक सिखाएं, इनको हवालात में रखें, इनको जेल में बंद रखें और दे आर एम्पावर्ड कि उनको बाय लॉ इतनी सजा और इतने जुर्माने, ताकि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट किया जाए। वो जो मतलब ये जो किसी की वीडियो शीडियो को शेयर करना, इसमें देयर इज अ प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ फॉल्स इंप्लीकेशन, फॉल्स कंप्लेंट, इट्स नॉट बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस एज वेल। कोई भी फर्द वाहिद अगर कोई लड़की उठ के कहती है जी मैं ब्लैकमेल हो गई, मैं हरास हो गई, और अगर वो ये साबित हो जाता है ड्यूरिंग इंक्वायरी, या वो अपना एलिगेशन साबित नहीं कर सकती, या वो साबित हो जाती है कि अब उसने झूठी दरखास्त गुजारी है किसी को डैमेज करने के लिए या खुद को वायरल करने के लिए। देयर आर मेनी केसेस जो भी मतलब हमने देखे कि खुद को वायरल करने के लिए अपनी पिक्चर वीडियो वायरल कर दी और खुद कहा जी मैं तो विक्टिम हूं, ठीक है। ऐसे फर्द जो है, ऐसी जो मैंने, आई एम सॉरी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन आप सारे जानते हैं कि किस तरह से कुछ जो ग्रुप हैं वो अपने आप की फेम बढ़ाने के लिए अपना कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डालते हैं। वो समझते हैं कि इस तरह वो दिनों में या रातों रात वो जनाब मिलियन व्यूज उनको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर इस तरह करके फॉल्स कंप्लेंट करके और अगर वो इंक्वायरी में साबित तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपको छोड़ती नहीं है, आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। कितनी सजा? 3 साल सजा। अच्छा 3 साल, जी बिल्कुल। अच्छा, और जो लोग मैं समझती हूँ जो लोग ये काम कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ ये भी तो बड़ा मसला है ना, लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, मतलब सजा ही नहीं हो पाती। लोगों को समय कि अच्छा जी पकड़ लिया, अब लोग वो भी हो गया, केस भी हो गया, कुछ दिनों बाद देखते हैं कि जी जिसने किया वो आराम से घर बैठा हुआ है वो भी, और जिसके साथ जो शिकार हुआ हरासमेंट का वो भी सुकून से, मतलब वो केस ही बिल्कुल खत्म। इसका मैडम जवाब, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूं कि कोई बच्ची या बच्चा विक्टिमाइज्ड हो रहा है, उसकी ब्रेवनेस ये है कि उसने मैटर को रिपोर्ट कर दिया, रॉन्ग डूअर पकड़ा गया, फाइन, ही इज बिहाइंड द बार, उसका जो चेहरा था वो सामने आ गया, वो रिवील हो गया, डाटा रिकवर हो गया, ब्लैकमेलिंग बंद हो गई। अब जो हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के जराइम को सदेबाब करने के लिए इसको नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस रखा कि आप इसमें नाकाबिले राजीनामा है, ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है। अगर आप किसी बच्ची को वो ब्लैकमेल, तो ये नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस है, फाइन। इसमें हमारी ऑनरेबल जो अपेक्स कोर्ट्स हैं उनका व्यू भी है कि यू कैन टेक द हॉर्स टुवर्ड्स द वाटर, मतलब आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, बट यू कैन नॉट कंपल हिम टू ड्रिंक द वाटर, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। स्टेट ने रखा कि ये नॉट कंपाउंडेबल है, फाइन। बट अब बीइंग गर्ल, ठीक है, बीइंग एन अनमैरिड गर्ल, ठीक है, उसकी फैमिली वो कहती है यार हम तुम्हें कहीं इस तरह एक्सपोज नहीं करना चाहते, या कहीं ना कहीं उसकी शादी होनी है या हो गई है, या उसको लगता है कि मामलात और बढ़ेंगे, तो इस तरह में मजबूरन, ठीक है, उनको वो बेचारे स्टेप बैक कर लेते हैं कि अगर उनको श्योरिटी मिल जाए तो ये कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन स्टेट ने इसको नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस रखा है। जो हमारी ऑनरेबल जुडिशरी है वो इस पे वर्क कर रही है, और ऐसे भी मैंने केसेस देखे कि अगर विक्टिम नहीं भी आई या कुछ भी हुआ तो उन्होंने फिर भी, मतलब अब देखिए इन कैमरा ट्रायल का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, उसकी जो विक्टिम की आइडेंटिटी है उसको सिक्योर करने का कंसेप्ट किस लिए है? इसीलिए है ताकि इस तरह के जो जिनसी दरिंदे हैं, मकड़े हैं, जो ब्लैकमेलर हैं, जो बच्चियों को हैरेस करते हैं, उनको मतलब सेक्स टॉर्शन या एक्सटॉर्शन करते हैं, तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।
सही। अच्छा जी, इसके साथ ही उमर आपसे भी जानेंगे कि इस टाइम से हम जितने भी हमारे नौजवान हैं या जितने भी हमारे व्यूवर्स आप देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज जो है वो इस लिहाज से कार्डियो भी करनी चाहिए और कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो उनके लिए बेहतर है? वो स्किपिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो अपनी डेली रूटीन में रनिंग फिट कर सकते हैं, ठीक है। वो एक MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स का जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो मेरा मशवरा है उनको, ठीक है। अगर उन्हें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, वेट्स नहीं उठा सकते, थक जाते हैं, ठीक है, तो वो MMA की बॉडी बिल्डिंग में भी अच्छा खासा उनको भी वो होता है कि ना, बिल्कुल उसमें मसल आपको स्ट्रेस में डालना कुछ लोग पड़ता है। स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग, एक होता है कि आपने अपनी बॉडी को टाइम देना है, आपने ट्रेन खुद को करना है, आप एक अपनी बॉडी अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे और ट्रेनर की उसमें आपकी एफर्ट्स होती हैं। कुछ लोग जल्दी वो करना चाह रहे हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, जो उसमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये काफ़ी कॉम्पिटिशन में इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में तो खैर यूज़ हो रहा है, इतना कोई स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस नहीं है इसका, लेकिन ये खैर ये एक नॉर्म बना हुआ है बॉडी बिल्डर्स के लिए, ठीक है। मतलब नेचुरल नहीं होते, ठीक है, वर्कआउट करते हैं, वो डेली जिम जाते हैं, लेकिन वो इंजेक्ट करते हैं अपने आप को स्टेरॉइड से, ठीक है। उसका बस फिर आगे नुकसान यही है कि आपकी वो हार्ट के मरीज बन जाते हैं काफ़ी, ठीक है, उनकी दीगर बीमारियां भी आपको, बिल्कुल काफ़ी बीमारियां उसके साथ साथ, तो वो ना रिकमेंडेड है, ना बॉडी बिल्डर्स के लिए भी रिकमेंडेड है, ठीक है। अगर आपने मतलब फिटनेस में रहना ही है तो आप नेचुरली करो, ठीक है। उसमें होता क्या है, आप 90 kg के हो, आप वेट गेन, आप स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करके, आप ज़्यादा वेट लिफ्ट करके 110-120 kg तक आप पहुंच जाते हो, ठीक है। फिर आप वेट जब लूज करते हो, आपकी बॉडी ऑलरेडी सैगी होने लग जाती है, ठीक है, तो वो खैर आपकी इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, वो बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। तो यही मेरा खैर मशवरा यही है नौजवानों के लिए भी, ठीक है, लड़कों के लिए, काफ़ी यंग लड़के जिम में आते भी हैं, ठीक है, हमारे, तो आप सिर्फ ये एक मस्ट है, ठीक है, मर्दों के लिए। आपको अपने आप को तो चलो ना सही, लेकिन अपनी फैमिली को डिफेंड करना आता हो, हाँ, ठीक है। आपको वो आपके, जाहिर सी बात है, अगर फर्ज करो आपकी बहन को कोई बाहर छेड़ दे, ठीक है, आपसे कोई ज्यादा हट्टा कट्टा बंदा है, ठीक है, और आप खड़े होकर मुंह देखोगे, मैं करूँ क्या, हाँ, ठीक है, ना आप थप्पड़ मार सकते हो, ना आप कुछ और कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे साथ कुछ तरह करेगा, मेरी फैमिली को छेड़ेगा, वो तंग करेगा, मैं फाइटर हूँ, ठीक है, मैं तो कुछ और करूंगा उसके साथ बिल्कुल। तो वो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब ये तो आजकल हमारे, आप साउथ में कितना देखते हैं, लोगों में इंटरेस्ट है, नौजवान हमारे इसमें इतना आते हैं? नौजवानों में इंटरेस्ट है, ठीक है, कुछ है हमारे जिम में भी, मैं आपको जैसा बता रहा था, लड़के आते हैं, ठीक है, करते हैं, लेकिन ये ऐसे इंटरेस्ट, अवेयरनेस की बात है, इंटरेस्ट की बात नहीं है। लोगों को MMA कहूँ, MMA क्या होता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, अच्छा पहलवानी करनी है, वो अखाड़े में जाना है, ठीक है यार, अखाड़े में नहीं जाना, हाँ। अखाड़े वाले तो हमारे पास आते हैं, हाँ। ठीक है, वो हमारे साथ बेसिक हमारे साथ आके बाकायदा, अभी रिसेंटली भी एक ने आके चैलेंज कर दिया था एक टीममेट को, अच्छा, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस, फैमिली के लिए, ठीक है, चाहे खवातीन है चाहे मेल है, खवातीन को भी करना जरूरी है, हाँ, बिल्कुल जरूरी है, ऐसे ही पार्ट है उस चीज का। सही। अच्छा, इसके साथ ही अरसलान, एक लास्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगी, उसके बाद हमारा टाइम भी बहुत शॉर्ट है, क्योंकि फ़ोटो एडिटिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, उस पर भी हम लाजमी बात करेंगे, ये क्योंकि ये लंबा डिस्कशन इस पर हो सकती थी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई इस तरह का मवाद नहीं है, कोई डाटा नहीं है किसी के अगेंस्ट, तो फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाती है कि आप किसी की फ़ोटो एडिट करके उसके साथ उसको अटैच करके और उसके बाद जो है आप उसको वायरल कर देते हैं। देखिए, अगर किसी भी, ये इट इज बीइंग रिटन इन द लॉ, पीका की अगर 21 पीका की आप डेफिनेशन पढ़े कि इफ द फेस ऑफ एनी नेचुरल पर्सन इज बीइंग सुपर इम्पोज्ड विद एनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, आपका फेस उठाया, इसको किसी पॉर्न स्टार के साथ लगा दिया, मोटिव ऑफ रॉन्ग डूअर क्या है, डिफेम करना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ब्लैकमेल करना। देखें, एक लड़की से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शनेबल डाटा उसकी फैमिली में जा रहा है, जहां वो इस टॉपिक पे, वी आर लिविंग इन अल्हम्दुलिल्लाह सामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैं हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी में जिस तरह, वो तो उसमें उसका मुंह नीचे करने के लिए किया गया। हमने देखा खानदान में, फैमिलीज में अक्सर ऐसा होता है कि किसी की बच्ची बाहर जॉब कर रही है, फाइन, उसकी किरदार कशी करती, ये तो है ना, जजमेंट तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, ऐसे ही है, ये तो है ही खराब, डन। अब आपको जो भी उसके साथ पर्सनालिटी क्लैश है, ठीक है ना, ये अब मैंने कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए। अच्छा अरसलान, हमने बिल्कुल, अगेन सेम, इट्स कॉग्निजेबल,
नॉट बेलेबल एंड हीनियस ऑफेंस। अगर उसका ओरिजिनल डाटा नहीं भी है, एडिटिंग हुई भी है, सेम ऑफेंस। अरसान, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ रहे। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।